अध्याय 36। रस्सी पर चलना। 5 बाहर तो अफरा तफरी मची हुई थी। उफ उफ, मेरा हाथ हिल नहीं रहा है। जादुई कालकोठरी के प्रवेश द्वार के पास का क्षेत्र घायल लोगों से भरा हुआ था। यहां तक कि प्रशिक्षकों को भी, जो मध्यवर्ती स्तर तक के सक्रिय नायकों से बने थे, विभिन्न प्रकार की चोटें आईं। चिकित्सक बिना रुके घायलों का इलाज करने में जुटे रहे। स्थिति मूल कार्य जैसी ही थी, लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने पर ये और भी अधिक जीवंत महसूस हुई। अभी तक सभी छात्र कालकोठरी से बाहर नहीं निकल पाए थे। प्रथम वर्ष के 200 छात्रों की तुलना में एकत्रित लोगों की संख्या बहुत कम थी। मेरी नजरें तुरंत नोक्टार और उसके औक साथियों पर टिक गईं। मूल कृति में कोई मृत्यु नहीं थी। हालांकि मूल कार्य के विपरीत कालकोठरी में दिखाई देने वाले राक्षसों के प्रकार भिन्न थे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षकों द्वारा छात्रों को बचाने में की गई देरी से परिणाम पर अनिश्चितता उत्पन्न हो गई। आशा है कोई समस्या नहीं होगी। सौभाग्य से मैं नोक्टार और उसके औक छात्रों को ढूंढने में कामयाब रहा। वे एक बड़े पेड़ के नीचे शांति से बैठे थे, इलाज का इंतजार कर रहे थे। उन्हें गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन इतनी नहीं कि वे किसी और की आत्मा को दबा सकें। मैं उनके पास गया। क्या आप लोगों को भी कॉकट्राइज का झुंड मिला? हाँ, अगर हमारे पास बेहतर हथियार होते तो हम उन पक्षी दिमाग वाले राक्षसों से आसानी से निपट सकते थे। कितने शर्म की बात है, नोक्ट ने लापरवाही से कहा। हालांकि उनकी चोटें काफी गंभीर थीं। उनका बायां हाथ टूट गया था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी कई पसलियां भी टूट गई थीं। मैंने सख्ती से कहा, यह मजबूत मोर्चा बनाने का समय नहीं है नोक्टार। सच में मैं लगभग मर ही गया था। अगर एंड्रू, वह जादूगर दोस्त न होता तो मैं मर ही गया होता। अच्छा ऐसा है। जब मैं नोक्टार और उसके औक मित्रों से बातचीत कर रहा था तो सीनियर प्रोफेसर रोक प्रकट हुए। उसकी गंभीर अभिव्यक्ति तीव्र हो गई थी। रोक ने ताली बजाए और घोषणा की, मुझे पता है कि यह बहुत उलझन भरा है, लेकिन हम ये समझने के लिए साक्षात्कार करेंगे कि जादुई कालकोठरी के अंदर क्या हुआ था। जब आपका नाम पुकारा जाए तो व्यक्तिगत साक्षात्कार कक्ष में आए। और हाँ, जब तक हम इस स्थिति का समाधान नहीं कर लेते तब तक कक्षाएं रद्द रहेंगी। कक्षाएं रद्द होने की स्वागत योग्य खबर के बावजूद एक भी छात्र खुश नहीं दिखाई दिया। ये समझ में आने वाली बात थी, क्योंकि उनमें से अधिकांश ने कुछ ही समय पहले मृत्यु के निकट के अनुभवों का सामना किया था। नीके की टीम, पील की टीम और हमारी टीम के अलावा बाकी सभी लोग मौत के कगार पर थे। सौभाग्य से यह मूल कार्य के अनुरूप है। मैंने एक बार फिर उस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। नीके और पील की टीमें अच्छी स्थिति में दिखीं। लगभग 30 मिनट बाद एक प्रशिक्षक ने एक एक करके छात्रों के नाम पुकारे। सभी छात्रों ने जवाब दिया। निश्चित रूप से कोई हताहत नहीं हुआ। जब मैं नोक्टार और औक छात्रों के साथ समय बिता रहा था, थियो, प्रोफेसर रोक तुम्हें बुला रहे हैं। मैं किसी भी प्रशिक्षक से नहीं, बल्कि प्रोफेसर रोक से साक्षात्कार करने जा रहा था। मूल कृति में रोक की मुलाकात नीके से हुई थी। मैं क्यों? अन्य छात्रों की आश्चर्यचकित निगाहों को पीछे छोड़ते हुए मैं व्यक्तिगत साक्षात्कार कक्ष की ओर बढ़ गया, जहां रोक इंतजार कर रहा था। रोक के साथ मेरा गहन साक्षात्कार शुरू हुए 4 घंटे से अधिक समय बीत चुका था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, शाम के 4 बज चुके थे। आज के लिए इतना ही काफी है। ये बहुत जानकारीपूर्ण समय था, थियो। रोक ने मुझमें मेरी अपेक्षा से अधिक रुचि दिखाई। मूल कहानी में नीके का साक्षात्कार 10 मिनट से भी कम समय में समाप्त हो गया था। मैंने रोक से हाथ मिलाया, जिसने अपना हाथ बढ़ाया। हाँ, यह मेरे लिए भी ज्ञानवर्धक समय था, प्रोफेसर। अब मैं विदा लेता हूँ। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना। रोक ने संतुष्ट भाव से सिर हिलाया। उस गंजे आदमी में निश्चित रूप से कुछ गरिमा है। निस्संदेह वह भी कुछ छिपा रहा होगा। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, क्योंकि यह मूल कहानी में नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वह कम से कम किसी उच्च कुलीन परिवार का बेटा तो हो ही सकता है। खैर, आज मुझे आराम करने की जरूरत है। मेरा शरीर और मन दोनों थक गए थे। यह विचार करते हुए मैं निजी कमरे से बाहर निकल गया। इसके बाद मैंने अपनी शर्ट का कॉलर सीधा किया और अपने समग्र स्वरूप को समायोजित किया। अब तक बाद में बुलाए जाने वाले छात्रों के साक्षात्कार लगभग पूरे हो जाने चाहिए। गहरी सांस लेते हुए मुझे अपना सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा याद आया। सिएना ने मुझमें रुचि दिखाई है। मैं चाहे जितना भी इनकार करूं, सच्चाई यही है। अपनी सुंदरता और लोकप्रियता के लिए प्रसिद्ध एक योगिनी राजकुमारी सिएना शायद ही कभी दूसरों में रुचि लेती है। यही कारण है कि एक सेमेस्टर बीत जाने के बाद भी वह अपने अधिकांश सहपाठियों के नाम भी नहीं जानती थी। फिर भी सिएना ने मुझमें स्पष्ट रुचि दिखाई।
मूल कहानी में वह उन लोगों के प्रति खुलेआम आसक्त थी जो उसे आकर्षित करते थे। मुझे नहीं पता कि वह मुझमें क्यों दिलचस्पी रखती है। मुझे याद है कि मूल कहानी में दूसरे वर्ष के दौरान सिएना ने नीके से क्या कहा था, हे नीके, तुम वो हीरो हो जिसका मैं बचपन से सपना देखता आया हूं। सिएना ने नीके में उस उपन्यास का नायक देखा जिसे उसने बचपन में पढ़ा था। मैं उस उपन्यास की सामान्य कहानी जानता हूं। उस उपन्यास का नायक एक नायक के रूप में अत्यधिक शक्तिशाली था। वह एक सच्चा नायक था जिसने अपनी टीम के साथ मिलकर दानव राजा को हराया। वह थियो के बिल्कुल विपरीत था। मेरा एकमात्र लक्ष्य हीरो विभाग से उत्कृष्ट ग्रेड के साथ स्नातक होना है। मेरे पास सिएना का मनोरंजन करने के लिए न तो समय है और न ही इच्छा। मैं नीके की तरह आसानी से हार मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मुझे इस पर विचार करना होगा कि मैं कैसे प्रतिक्रिया दूं। उसे दूर धकेलना मुश्किल है, तो फिर मुझे धीरे धीरे उसकी मुझमें रुचि कम करनी होगी। जब मैं विचार कर रहा था और जाने की तैयारी कर रहा था, तो मैंने उसकी आवाज सुनी। हे थियो। सिएना, जो अभी अभी दूसरे निजी कमरे से बाहर निकली थी, मुस्कुराते हुए मेरे पास आए। शैतान की बात, तो थियो ही वह व्यक्ति था जिसने दोनों टीमों का नेतृत्व किया था? प्रशिक्षक ने कई बार पूछा। हाँ, अगर वह न होता तो हम बहुत पहले ही मर गए होते, सिएना ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया। ठीक है, आज के साक्षात्कार के लिए इतना ही काफी है। क्या मैं अब जा सकता हूँ? मैं बहुत व्यस्त हूँ। सिएना की कुछ हद तक जरूरी आवाज सुनकर प्रशिक्षक ने सिर हिलाया। अच्छा। चरमराहत सिएना तुरंत साक्षात्कार कक्ष से बाहर चली गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आत्मा ने उसे बताया था कि थियो, जो अगले कमरे में वरिष्ठ प्रोफेसर के साथ बैठक कर रहा था, अभी अभी बाहर आया है। जैसा कि आत्मा ने बताया था, थियो बाहर था, ये दिखावा करते हुए कि उनकी मुलाकात एक संयोग थी। सिएना ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। हालांकि थियो के चेहरे पर उसे देखकर कोई खुशी नहीं दिख रही थी। सिएना निराश नहीं हुई। आखिरकार वो हीरो है जो मुझे मिल ही गया। अगर ये बहुत आसान होता तो मजा नहीं आता। थियो वह नायक था जिसका सपना सिएना पिछले 150 वर्षों से देख रही थी। कालकोठरी में बिताए समय को याद करते हुए सिएना को याद आया कि जब बाकी सभी लोग मौत के डर से कांप रहे थे, तब थियो कितना शांत था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने साथियों को संकट से उबरने के लिए प्रोत्साहित भी किया। उसने मेरी मदद से भी इनकार कर दिया। उसकी हरकतें देखकर वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि आखिरकार उसे अपने सपनों का हीरो मिल ही गया। उस समय थियो हर मायने में सच्चा नायक था। खैर, उसकी ताकत में कुछ कमी लगती है, लेकिन वह उसकी प्रगति में मदद कर सकती थी। यदि अकादमी से स्नातक होने के बाद भी वह अपर्याप्त लगता, तो वह उसे महान वन में ले जाती। महान वन में कल्पित बौने सदियों से अपने कौशल को निखारते आ रहे थे, जिससे मनुष्यों के लिए एक दुर्गम चुनौती उत्पन्न हो गई थी। हे सिएना ने थियो की ओर देखते हुए एक धुन गुनगुनाई। उस क्षण वह उतनी ही प्रसन्न थी जितनी पहली बार द रोसडोस क्रॉनिकल्स पढ़ते समय थी। रोसडोस क्रॉनिकल्स, यह उपन्यास ही था जिसने उसे विशाल जंगल छोड़ने के लिए प्रेरित किया। वह इसे 10 वर्षों से अधिक समय तक प्रतिदिन लगन से पढ़ती रही थी तथा लगभग पूरी सामग्री को याद कर लेती थी। यद्यपि यह एक लंबी श्रृंखला थी जिसमें 5 पुस्तकें थीं, फिर भी वह एक योगिनी थी। वह अपना पूरा दिन उपन्यास में डूबे हुए बिताती थी। सिएना को पता भी नहीं चला कि उसके मन में लिरी बनने की तीव्र इच्छा थी, जो कि द रोसडोस क्रॉनिकल्स में नायक की सहयोगी और नायिका है। लिरी ने नायक रोसडोस को महाद्वीप का सबसे बड़ा नायक बनाया था। लिरी भी उसकी तरह एक योगिनी थी, जिस पर रोसडोस हमेशा भरोसा करता था। लिरी को कैसा लगा एक लड़के को आदमी में बदलना? एक व्यक्ति महाद्वीप का सबसे महान नायक बन गया। किसी अनगढ़ रत्न को परिष्कृत करके पॉलिश किए गए रत्न में बदलने की प्रक्रिया। ये कितना फलदायी रहा होगा। यही कारण है कि सिएना ने एलिनिया अकादमी में दाखिला लिया, जिसे सर्वश्रेष्ठ हीरो अकादमी के रूप में जाना जाता है। यद्यपि उपन्यास में लिरी एक जादू सहायक थी, सिएना जादू विभाग में शामिल नहीं हुई। अपने लिए हीरो ढूंढने के लिए हीरो विभाग ही सबसे अच्छा विकल्प था। हीरो विभाग से स्नातक होने का मतलब यह नहीं था कि वह सहायक नहीं बन सकती थी। वास्तव में हीरो विभाग में होने से उस हीरो की हर गतिविधि पर नजर रखना आसान हो जाएगा जिसकी वह प्रशंसा करती है। वह इसकी सराहना करेंगे, है ना? बेशक वह ऐसा करेगा। महाद्वीप का सबसे बड़ा नायक बनने की संभावना किसे पसंद नहीं आएगी। पर्याप्त समय मिलने पर सिएना को विश्वास था कि वह उसे महाद्वीप का सबसे महान नायक बना सकती है। इन्हीं विचारों के बीच अचानक उसके मन में एक लड़की की छवि उभरी।
एक युवा लड़की जो उसी कालकोठरी में प्रवेश कर चुकी थी, उसके बाल और आंखों का रंग भी वैसा ही था। उसका नाम आयशा वाल्डेर्क था। उसे यह बात परेशान कर रही थी कि आयशा थियो के साथ कैसे घुल मिल गई। बेशक वो मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती। मनुष्य केवल लगभग 100 वर्षों तक जीवित रहते थे, जबकि सिएना एक एल्फ थी जिसका जीवनकाल 1000 वर्षों से अधिक था। आयशा के लिए प्रतिस्पर्धा करना संभव नहीं था। कुछ दशकों के बाद सिएना ही उनकी एकमात्र साथी होगी। वह हमेशा किसी अजगर से उसकी आयु बढ़ाने का अनुरोध कर सकती थी। हे, उसे अपना कहने के विचार से वह उत्साह से भर गई। ओह, जैसे ही सिएना इन विचारों में मग्न हुई, थियो को अचानक ठंड का एहसास हुआ। बोनस 2/6 HMMSO और जेड थीमर को धन्यवाद। चैप्पी का आनंद लें। अध्याय 37। ये तुम हो एक मैं सचमुच थक गया हूं। मैं छात्रावास जाने वाली गाड़ी में सवार हो गया। यह एक व्यस्त दिन था। कल मिलते हैं, थियो टिल्डर। विदा होने से पहले सिएना ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ यह बात कही। मैं उसे कैसे देख पाऊंगा? आज की घटना का समाधान हो गया है और कल छुट्टी का दिन माना जा रहा है। बेशक ब्रेक अवधि के दौरान मुख्य प्रोफेसर रोक ने छात्रों को अन्य विभागों के व्याख्यानों में भाग लेने का सुझाव दिया और कहा कि उनसे कुछ सीखने को मिल सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक सुझाव है, अनिवार्य नहीं। मूल कार्य में हीरो विभाग के छात्रों की श्रेष्ठता भावना के कारण अधिकांश छात्र अन्य विभागों के व्याख्यानों में भाग लेने की जहमत नहीं उठाते। हालांकि मैं कल नाइट विभाग के एक व्याख्यान में भाग लेने की योजना बना रहा हूं। हीरो विभाग के अलावा एलिनिया अकादमी में नाइट विभाग, जादू विभाग, कीमिया विभाग, अन्वेषण विभाग और प्रबंधन विभाग जैसे विभिन्न विभाग हैं। फिर भी नाइट विभाग मुझे सबसे अधिक उपयुक्त लगता है। इससे मेरी प्रतिष्ठा में सुधार होगा और मैं अन्य विभागों के छात्रों के कौशल का अवलोकन कर सकूंगा। यह एक जीत वाली स्थिति है जो केवल बिस्तर पर पड़े रहने की तुलना में कहीं अधिक उत्पादक है। इसके अतिरिक्त कल गवर्नमेंट क्लब के लिए एक सभा है। उपक्वेस्ट, कम से कम 2 क्लबों में शामिल हों और सक्रिय रूप से भाग लें। इनाम, 2 स्टोर सोने के सिक्के में इनाम के लिए हार नहीं मान सकता। प्रतिष्ठा प्रबंधन के उद्देश्य से मैंने 2 के बजाय 3 क्लबों में शामिल होने का निर्णय लिया। क्यों? मूल कृति में दिए गए खोज पाठ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बताई गई शर्त कम से कम 2 क्लबों में शामिल होने की है। अगर मैं 3 क्लबों में शामिल होकर उनमें हिस्सा लेता हूं, तो मुझे अतिरिक्त इनाम मिलने चाहिए। मान लीजिए 100 कॉकट्रेस का शिकार करने का एक मिशन है और मैं 200 का शिकार करता हूं। उस स्थिति में इनाम केवल बताई गई राशि से दोगुना नहीं होगा, यह उससे भी अधिक है। यदि प्रणाली मूल कार्य के समान ही रहती है तो मुझे पुरस्कार के रूप में कम से कम 3 स्टोर सोने के सिक्के प्राप्त होंगे। मैं अभी भी यह नहीं समझ पाया हूं कि सक्रिय रूप से भाग लेने का क्या मतलब है। जब तक मैं हर सभा में भाग लेता रहूंगा, मुझे बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए। विचारों में खोया हुआ मैं छात्रावास में पहुंचा और तुरंत सीढ़ियां चढ़ गया। आपका स्वागत है, युवा स्वामी। आप आज जल्दी लौट आए। एमी ने हमेशा की तरह मेरा अभिवादन किया। हाँ, एक छोटी सी घटना हुई थी। क्या मैं आपसे रात का खाना बनाने के लिए कह सकता हूँ? बिल्कुल, युवा स्वामी, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। एमी धीरे से मुस्कुराए। मैंने उसे हमेशा सख्त चेहरे के साथ देखा था, लेकिन हाल ही में उसके हाव भाव में विविधता आ गई थी। जैसे ही मैं अपने कमरे में प्रवेश करने वाला था, उसने पूछा, युवा स्वामी, क्या ये वास्तव में एक छोटी सी घटना थी? एक क्षण में ही एमी की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। जादुई कालकोठरी में व्यावहारिक मूल्यांकन के दौरान हमें बस राक्षसों के एक झुंड का सामना करना पड़ा। कोई हताहत नहीं हुआ। क्या इसमें कुछ अजीब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना बेवजह सवाल पूछने के लिए माफी चाहता हूँ। आप थक गए होंगे, कृपया थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है, मैं समझ गया। पहले की तरह रात का खाना मेरे कमरे में ले आओ। मैं पूछना चाहता था कि ऐसा क्यों है, लेकिन एमी के चेहरे पर इतनी गंभीरता थी कि मैंने ऐसा न करने का निर्णय लिया। लेकिन ये बेचैनी वाली भावना क्या है? क्या जादुई कालकोठरी से कुछ आया? चीख अपने कमरे में प्रवेश करने के बाद मैंने आपातकालीन उपचार के रूप में अपने ऊपर मैजिक नुलिफिकेशन का प्रयोग किया। वह चीज जो थियो के पास नहीं, यंग मास्टर के पास छिपी हुई थी। वह निश्चित रूप से एक आत्मा थी। एमी अपनी मेज पर गहरी सोच में डूबी बैठी थी। उसे आत्माओं से गहरा लगाव था, इसलिए कम से कम वह ये तो समझ सकती थी कि वह किस तरह की आत्मा है। ये दालान में और यहाँ तक कि जब वह कमरे में खाना लेकर आती थी तब भी दिखाई देता था। कभी कभी आत्माएं मनुष्यों से चिपक जाती हैं, लेकिन उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए ऐसा जानबूझकर किया गया लगता है।
ये स्पष्ट था कि एक आत्मा जादूगर यंग मास्टर को निशाना बना रहा था। ऊर्जा को देखते हुए यह एक पवन आत्मा थी। तो फिर वह कौन हो सकता है? कुछ संदिग्ध लोग दिमाग में आए। यहाँ तक कि एलिनिया अकादमी में भी, जहाँ महाद्वीप की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं एकत्रित होती थीं, वहाँ बहुत कम आत्मिक जादूगर थे। वे यूनिकॉर्न की तरह दुर्लभ थे। क्या यह महान वन की वुड एल्फ राजकुमारी हो सकती है? सिएना का नाम सबसे पहले दिमाग में आया। इसके अलावा वह भी यंग मास्टर की तरह हीरो विभाग में प्रथम वर्ष की छात्रा थी, जिससे वह मुख्य संदिग्ध बन गई। क्या महान वन युवा स्वामी को निशाना बना रहा है? महान वन, जहां कल्पित बौने रहते हैं, एक शक्तिशाली इकाई है जिसे इक्विलिब्रियम भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। चूंकि कल्पित बौने 1000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं, इसलिए उनकी दुनिया जंगलों और पेड़ों से घिरी होती है, जिससे उन्हें बहुत कम मनोरंजन मिलता है। परिणामस्वरूप अधिकांश लोग अपना समय आत्मसुधार के लिए समर्पित करते हैं। परिणामस्वरूप प्रत्येक एल्फ योद्धा एक राक्षस था। हाल ही में एक घटना भी घटी थी, जिसमें एक इक्विलिब्रियम कार्यकारी एक एल्फ योद्धा के साथ संघर्ष के बाद गायब हो गया था। मुझे उनसे इतनी जल्दी संपर्क करने की उम्मीद नहीं थी। एमी ने कलम उठाए और गिल्ड को भेजने के लिए एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। अगले दिन गुरुवार की सुबह आइरीन स्टेशन पर स्कूल की गाड़ी का इंतजार कर रही थी। मुझे आशा है कि सब कुछ ठीक है। वह कल हीरो विभाग में हुई घटना के बारे में जानती थी, जहां जादू की कालकोठरी में कथित तौर पर खराबी आ गई थी। हीरो विभाग ने इसकी घोषणा की, लेकिन अफवाहें बताती हैं कि इसमें बाहरी बेईमान ताकतें शामिल थीं। राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ होगा। आखिरकार मरहम लगाने वाले पुराने जख्मों का इलाज नहीं कर सकते। आइरीन का दिल भारी हो गया। जब तक घटना का समाधान नहीं हो जाता, हीरो विभाग सभी कक्षाएं स्थगित कर रहा है। कम से कम ये राहत की बात थी। आइरीन को बिना वजह चिढ़ हो रही थी। उसकी मंगेतर होने के नाते, अगर वो सुरक्षित है तो क्या उसे कम से कम अपना चेहरा तो नहीं दिखाना चाहिए? वो उसे परेशान कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि उत्तरी जादुई शहर में क्रिस्टल के गोले बेचे जाते हैं, जिनसे लंबी दूरी का संचार संभव होता है। उसने सोचा कि उसे एक प्राप्त करना चाहिए। संचार क्रिस्टल ऑर्ब्स के बारे में अफवाह थी कि वे काफी महंगे होते हैं। हालांकि उसे जल्द ही एक प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, लेकिन उसे जल्द ही एक मौका मिलेगा। यह अकादमी महोत्सव के दौरान मध्यावधि परीक्षा के बाद आयोजित मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में तीसरा स्थान प्राप्त पुरस्कार था। निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए हीरो विभाग के छात्रों के लिए केवल प्रथम वर्ष के छात्रों में 100वें या उससे नीचे रैंक वाले छात्र ही भाग ले सकते हैं। यह एक शॉट के लायक है। जब आइरीन अपने विचारों में खोई हुई थी, चरमराहट। गाड़ी स्टेशन पर रुकी। सोचने पर पता चला कि उसने हाल ही में थियो को गाड़ी में नहीं देखा था। एक तरह से यह उनके लिए अक्सर मिलने का स्थान था। जो संक्षिप्त समय उन्होंने साथ में बिताया था, वह अब बहुत लंबा लगने लगा। जैसे ही आइरीन अन्य छात्रों के साथ गाड़ी पर चढ़ी, दाईं ओर तिरछे पीछे। गाड़ी में चढ़ते समय वह हमेशा सबसे पहले सीट की जांच करती थी। वहां थियो था, जो शांत भाव से खिड़की से बाहर देख रहा था। आइरीन जल्दी से आए और थियो के बगल में बैठ गई। लेकिन वह क्या कहे? वह बैठ गई, पर उसका मुंह नहीं खुला। क्या तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी है? एक मंगेतर के रूप में, क्या आपको कम से कम अपनी चिंतित मंगेतर को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहिए? या जैसा कि उसने पहले कहा था, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते थे? मीना ने कहा कि जब आप किसी प्रेमी से लंबे समय के बाद मिलते हैं तो उससे धीरे से बात करना अच्छा होता है। तुम्हें क्या हुआ? कैसा महसूस हो रहा है? अंत में उसके शब्द कुछ कठोर निकले। थियो, जो खिड़की से बाहर देखते हुए विचारों में खोया हुआ था, थोड़ी देर रुकने के बाद आइरीन की ओर मुड़ा। मैं ठीक हूँ। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद आइरीन। मुझे वह सुनकर बेहद खुशी हुई। काफी समय हो गया जब से मैंने तुम्हें गाड़ी पर देखा है। हाँ, ऐसा हुआ है। आइरीन ने कठोर स्वर में सिर हिलाकर उत्तर दिया। उसके बाद उसकी और थियो की एक अजीब बातचीत हुई। लेकिन ये सब बुरा नहीं था। 10 मिनट 1 मिनट के समान लगे। समय बहुत जल्दी बीत गया। यात्रियों, कृपया ध्यान दें, अगला पड़ाव नाइट डिपार्टमेंट है। मैं दोहराता हूँ, अगला पड़ाव नाइट डिपार्टमेंट है। कृपया उतरते समय अपना सामान साथ ले जाना न भूलें। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, गाड़ी नाइट डिपार्टमेंट में पहुंच चुकी थी। आह, बेवकूफ मूर्ख, आइरीन ने खुद को डांटा। उसने थियो से यह नहीं पूछा था कि उसने गाड़ी क्यों ली या वह कहाँ जा रहा था। अब पूछने से उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी।
अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उन्होंने बताया था कि हीरो विभाग के व्याख्यानों के स्थान पर अन्य विभागों का दौरा कराया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से वह जानती थी कि यह अनिवार्य नहीं था। उसी समय आइरीन के दिमाग में एक विचार आया, क्या वह नाइट विभाग में आ रहा है? हालांकि इसकी संभावना कम थी। उन्होंने कभी भी हीरो विभाग के किसी छात्र को किसी अन्य विभाग में व्याख्यान देते नहीं देखा था। अधिक अपेक्षाएं रखने से निराशा ही अधिक होती है। जल्द ही छात्र गाड़ी से उतरने लगे। अफसोस की बात है कि अब अलग होने का समय आ गया था। ठीक है, बाद में मिलते हैं थियो, मैं अब जा रहा हूं। जैसे ही आइरीन ने विदाई ली और गाड़ी से उतरी, क्लैक क्लैक, थियो उसके साथ चला गया। आइरीन ने थियो की ओर देखा, उसकी आंखें प्रश्नचिन्हों से भरी थीं। मैं आज नाइट डिपार्टमेंट में एक व्याख्यान में भी शामिल होने की योजना बना रहा हूं। अगर ठीक हो तो चलो साथ चलते हैं। ओह ओह ओह, आइरीन अप्रत्याशित स्थिति के जवाब में कोई सुसंगत वाक्य नहीं बना सकी। थियो कुछ उदास दिखाई दिया। क्या अब भी मैं तुम्हें अजीब लगता हूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो साथ चलते हैं। अंततः आइरीन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बोनस 3/6। ख्वेन और ट्रैविस, शुक्रिया। अगले 3 कल रिलीज होंगे। और अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो साइट का नया वर्जन आ गया है। अगर शुरुआती लोड पर यह नहीं है तो इसे रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ सकती है। सबसे बड़ी बात है लाइट मोड। ये नेविगेशन बार के बगल में एक सूर्य चिन्ह है। गूगल अनुवाद स्वरूपन को ठीक करना होगा। अद्यतन कल होना चाहिए। चैप्टी का आनंद लें। अध्याय 38। ये तुम हो दो, क्या ये सचमुच मायने रखता है? मैं आइरीन के साथ साथ चला, जिसने अपना सिर झुका लिया था और नम्र हो गई थी। आखिरकार उसने कहा कि वह ठीक है। यह अजीब लगा क्योंकि मैं हमेशा आयशा से कुछ कदम की दूरी पर चलता था। सोचो तो, क्या मैं पहले कभी किसी लड़की के साथ इस तरह अकेले घूमा था? मुझे याद नहीं आ रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था। कुछ ही समय में नाइट विभाग नजर आने लगा। हीरो विभाग के विपरीत नाइट विभाग में प्रति कक्षा लगभग 1000 छात्र थे। फिर भी एलेनिया अकादमी में हीरो विभाग की प्रतिष्ठा पर जोर देने के लिए नाइट विभाग का मैदान काफी छोटा था। इमारत वैसी ही दिख रही थी जैसी मैंने मूल कार्य में देखी थी। क्या ये सच है कि हीरो विभाग में कक्षा विभाजन नहीं है और हर कोई एक ही व्याख्यान में भाग लेता है? कुछ समय बाद आइरीन की हालत ठीक हो गई और वह मेरी ओर देखने लगी। हाँ, जहां तक मुझे पता है नाइट विभाग 5 वर्गों में विभाजित है। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। इस तरह बातें करते हुए आइरीन और मैं पहली अवधि की कक्षा में पहुंचे। जैसा कि आइरीन ने बताया था, नाइट विभाग में अलग अलग वर्ग थे। प्रत्येक कक्षा में कक्षा ए से कक्षा ई तक 200 विद्यार्थी थे। शीर्ष छात्रा के रूप में आइरीन कक्षा ए में थी। चरमराहट के साथ आइरीन और मैं कक्षा में दाखिल हुए। जैसा कि उम्मीद थी, क्लास ए, जो नाइट डिपार्टमेंट के अभिजात वर्ग से भरा था, सुबह का समय होने के बावजूद आधी से अधिक सीटें पहले से ही भरी हुई थीं। कक्षा में सभी की निगाहें हम पर टिकी थीं। छात्र आश्चर्यचकित भाव से आइरीन और मुझे देख रहे थे। विशेष रूप से महिला छात्रों की नजरें कुछ हद तक सूक्ष्म थीं। वाह, क्या ये थियो लिन वाल्डेर्क नहीं है? हाँ, तुम सही कह रहे हो। व्यवहारिक मूल्यांकन मैच का महान तलवारबाज। क्या उसी की सगाई आइरीन से हुई है? वैसे भी ये पहली बार है जब मैंने हीरो विभाग से किसी को यहाँ व्याख्यान में भाग लेते देखा है। छात्र धीमी आवाज में बुदबुदा रहे थे। कितना अजीब है, मुझे इसकी आदत कभी नहीं पड़ेगी। फिर भी मेरा शरीर असहमत प्रतीत हुआ क्योंकि मैं अनगिनत निगाहों के बीच से बेपरवाही से चल रहा था। मैंने व्याख्यान कक्ष की मध्य पंक्ति में एक सीट चुनी और आइरीन के बगल में बैठ गया। नमस्ते, आप थियो हैं ना? आइरीन के बाईं ओर बैठी एक लड़की ने मेरा अभिवादन किया। उसके लंबे लहराते नीले बाल और नारंगी आंखें थीं। मीना, एक सहायक पात्र जो अधिकांश मार्गों में आइरीन के करीबी दोस्त के रूप में दिखाई देता है। वह शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट है और आइरीन को भौतिक और भावनात्मक रूप से सहायता करती है। ये सही है, मैं थियो लिन वाल्डेर्क हूँ। आप मीना होंगी। आइरीन ने आपका जिक्र किया था। ओह, लगता है तुम दोनों काफी बातें कर रहे हो। वैसे आइरीन, तुमने मेरे बारे में बुरा तो नहीं कहा? मीना ने चंचलता से अपने कंधे उचका दिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आइरीन ने कहा था कि तुम एक अच्छी दोस्त हो। क्या ये सही नहीं है, आइरीन? हाँ, ये सही है, आइरीन ने घबराकर जवाब दिया। मीना ने उसकी ओर देखा और मुझसे कई सवाल पूछने से पहले नाक भान सिकोड़ी, जिनमें से ज्यादातर सवाल आइरीन के साथ मेरे रिश्ते के बारे में थे। मैंने उचित सीमा के भीतर उत्तर दिया।
जब तुम 2 दिन पहले आइरीन से मिलने गए थे तो मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज मिला था। पूरा नाइट डिपार्टमेंट इस बात की अफवाहों से गुलजार हो रहा होगा कि यह कितना रोमांटिक था। मैं सोच रही हूं कि मुझे कब ऐसा बॉयफ्रेंड मिलेगा जो मुझे इस तरह सरप्राइज देगा। मीना। आइरीन ने जल्दी से अपनी आवाज ऊंची कर दी, जिससे एक बार फिर सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। उफ, मुझे इससे नफरत है। मैंने आइरीन को शांत करने के लिए उसके कंधे पर थपथपाया। हालांकि वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ठीक है, ठीक है। मंगेतर, मैंने गलत बोला। मुझे माफ करना, थियो। हाँ, मीना बहुत बातूनी थी। मूल कृति में वह ऐसी ही रही होंगी, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं थी क्योंकि उनका किरदार सीमित था। अहम। उसी समय सामने से एक अधेड़ उम्र के आदमी की अधिकारपूर्ण आवाज सुनाई दी। प्रोफेसर सामने के दरवाजे से अंदर आए थे। प्रभावशाली प्रोफेसर ने अपने व्याख्यान के नोट्स मंच पर रखे और बोलना शुरू किया। चलो अभी व्याख्यान शुरू करते हैं। कक्षा अध्यक्ष खड़े हो जाए और अभिवादन कीजिए। प्रोफेसर की बात बीच में ही रुक गई। पिछला दरवाजा खुला और एक छात्र अंदर आया। प्रोफेसर ने अपना सिर हिलाया और उस दिशा में देखे बिना बोलना जारी रखा। अभी सुबह के 9:28 बजे हैं, इसलिए तकनीकी रूप से आपको देर नहीं हुई है। हालांकि मैंने कक्षा 1 को स्पष्ट रूप से कहा है कि व्याख्यान शुरू होने से कम 10 मिनट पहले पहुंचे। मुझे माफ करना। मैं हीरो विभाग से सिएना हूं और नाइट विभाग में एक व्याख्यान देखने आई हूं। मैं पहली बार व्याख्यान में शामिल हो रही हूं, इसलिए मुझे कक्षा 1 के उस नियम के बारे में पता नहीं था। कृपया इसे बस इस बार छोड़ दे टिल्डा। वह सिएना थी। वह खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। उसकी दुस्साहसिक प्रसन्नता ने प्रोफेसर को लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, बस जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाओ। धन्यवाद टिल्डा। सिएना ने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई। और तब हे, वह मेरे बगल में बैठ गई। आइरीन का मूड खराब था। सिएना थियो के इर्द गिर्द मंडराती रही, जिससे वह बहुत परेशान हो गई। थियो, इसका क्या मतलब है? सिएना ने मासूमियत से पूछा। मुझे पूरा यकीन नहीं है, उन्होंने हैरान होकर जवाब दिया। पहले तो थियो ने बातूनी सिएना से दूरी बनाए रखने की कोशिश की, जो एक सगाईशुदा व्यक्ति के लिए सराहनीय कदम था। हालांकि सिएना ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब मैं समझ गई हूं। तो थियो, क्या मुझे इसका ऐसा अर्थ निकालना चाहिए? उसने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। उन्होंने स्वीकार किया, मैं अभी भी निश्चित नहीं हूं। क्या हमने हीरो स्टडीज के परिचय में इस पर चर्चा नहीं की थी? मुझे याद है कि आपने प्रोफेसर के प्रश्न का सही उत्तर दिया था। क्या आप? सिएना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या तुम सचमुच मेरी बात सुन रहे हो? मुझे खेद है, मैंने आपको गलत सुना होगा, थियो ने हकलाते हुए कहा। एक दुर्लभ दृश्य। आइरीन को ईर्ष्या का एहसास हुआ। उसके होंठ एक पतली रेखा में सिकुड़ गए। थियो ने धीमे स्वर में शाप दिया। उसे संदेह था कि सिएना तभी से जिद्दी होगी जब से वह नाइट डिपार्टमेंट तक उसका पीछा करती आई थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह इतनी निर्दयी होगी। वह एक बुलडोजर की तरह थी, जो कोई भी दीवार खड़ी करने की कोशिश करती, उसे ध्वस्त कर देती। ईमानदारी से कहूं तो उसका दृढ़ निश्चय काफी भयावह था। यद्यपि उसका स्वभाव स्वाभाविक रूप से दयालु था, फिर भी उसके भावनात्मक उतार चढ़ाव अप्रत्याशित थे। उसे पता चल गया होगा कि मैं नाइट विभाग में हूं और उसने मुझ पर कोई आत्मा लगा दी है। मैं उसे कैसे भगाऊं? थियो ने तटस्थ भाव बनाए रखा और विचार किया। एक साधारण इनकार से समस्या हल नहीं होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि सिएना के मन में उस पर स्वामित्व की प्रबल भावना है। सौभाग्य से उसे कोई जल्दी नहीं लग रही। मैं कोई और योजना बनाते हुए उसके साथ खेलने का नाटक करूंगा। इस बीच थियो ने खुद को एक आकर्षक स्थिति में पाया, जहां उसके दोनों ओर 2 खूबसूरत महिलाएं थीं, आइरीन उसके बाईं ओर और सिएना उसके दाईं ओर। उनकी उपस्थिति ने उनके सहपाठियों की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। उन्होंने सोचा, अगर आगे की पंक्ति में बैठे छात्र हमारी ओर देख रहे हैं, तो पीछे बैठे छात्र भी लगातार हमें घूर रहे होंगे। एक बार फिर थियो ने अपने ट्विस्टेड नोबल की गरिमा विशेषता के लिए खुद को आभारी पाया। इसके बिना वह अपनी सीट पर असहजता से हिलता डुलता रहेगा, उसके माथे पर पसीने की बूंदें बन जाएंगी। सिएना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आइरीन अभी भी खिन्न मनोदशा में थी। सुबह भर सिएना लगातार थियो से चिपकी रही, यहां तक कि दोपहर के भोजन के लिए भी वह उनके साथ गई। थियो, सिएना, आइरीन और मीना हीरो विभाग के 2 और नाइट विभाग के 2 छात्रों का एक अजीब मिश्रण। आइरीन को इस समूह की गतिशीलता की परवाह नहीं थी। फिर भी वह सिएना को थियो से अलग करने का कोई रास्ता नहीं सोच पा रही थी। न केवल कक्षा में बल्कि कैफेटेरिया में भी सभी की निगाहें उनके समूह पर थीं।
यदि वह अपनी आवाज थोड़ी भी ऊंची करती तो पूरे अकादमी में प्रतिकूल अफवाहें तुरंत फैल जाती। इसके अलावा सिएना ग्रेट फॉरेस्ट वुड एल्व्स की राजकुमारी थी, एक सम्मानित व्यक्ति। उसे पता होना चाहिए कि थियो मेरा मंगेतर है। इस तरह के व्यवहार से यह पता चलता है कि उसे किसी चीज पर किसी प्रकार का भरोसा अवश्य है। उसे अवश्य ही कोई कमजोरी मिल गई होगी। यद्यपि आइरीन ने ऐसा सोचा था, लेकिन उसकी भावनाएं उस समय अशांत अवस्था में थीं, तथा अंधकार में विचार उसे परेशान कर रहे थे। मीना के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, पुरुष उन महिलाओं का विरोध नहीं कर सकते जो उनके पास आती हैं। वे इसमें कुछ नहीं कर सकते, वे ऐसे ही पैदा होते हैं। बेशक आइरीन जानती थी कि थियो उससे प्यार करता था। हालांकि चाहे वह कितना भी प्रयास करे, यदि इतनी सुंदर स्त्री उसका पीछा करती रहे तो उसका दिल अवश्य डगमगा जाएगा। ये हो सकता है यदि 1,00,000 में एक मौका पाकर थियो उस कष्टप्रद एल्फ राजकुमारी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले तो वह क्या करेगी। वह ये नहीं कह सकती थी कि इसकी कोई संभावना नहीं है। थियो एक उच्च पदस्थ कुलीन परिवार का उत्तराधिकारी था जिसका प्रभाव पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ था। उसके लिए एक से अधिक पत्नियां रखना कोई अजीब बात नहीं होगी। वास्तव में यह अपेक्षित ही होगा। वाल्डेर्क परिवार संभवतः ग्रेट फॉरेस्ट के साथ संबंध बनाने के अवसर का स्वागत करेगा। जब आइरीन अपने पीड़ादायक विचारों में डूबी हुई थी, सिएना थियो को खाना खिलाने का प्रयास कर रही थी। चलो थियो, आह बोलो टिल्डा। आइरीन की अभिव्यक्ति एक पल में कठोर हो गई। नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद खा सकता हूँ, थियो ने मना कर दिया। अच्छा काम किया थियो। आइरीन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जब थियो ने मना करना जारी रखा तो सिएना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आह टिल्डा, अपना मुंह खोलो। ठीक है। थियो ने सिएना द्वारा दिया गया भोजन स्वीकार कर लिया। हे, क्या यह अच्छा नहीं था? सिएना के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। तुम अभी क्या कर रहे हो? आइरीन की तर्कसंगतता खिड़की से बाहर उड़ गई थी। बोनस दोस्त, शुक्रिया कार्लसन। चैप्पी का आनंद लें। अध्याय 39, ये तुम हो 3। आइरीन जैसे ही अपनी सीट से खड़ी हुई, उसकी आवाज तेज हो गई। उसी क्षण छात्र कैफेटेरिया में सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। कुछ आदर्श छात्र इस बात से नाराज थे कि उनके शांतिपूर्ण दोपहर के भोजन में खलल डाला गया, और उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आइरीन ने अपने आसपास के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति उसके उपनाम ठंडे खून वाली नाइट के विपरीत थी जिसके लिए वह जानी जाती थी। यहाँ तक कि एक पुरुष छात्र भी ईर्ष्या भरी नजरों से थियो को देख रहा था। असंख्य निगाहों के बीच आइरीन को एहसास हुआ कि उसने आवेग में आकर अपनी आवाज ऊंची कर दी थी। मैंने इन सभी लोगों के सामने एक दृश्य बना दिया है। इस बीच सिएना मुस्कुराए और आइरीन को मनोरंजन के भाव से देखा। मीना ने आइरीन की आस्तीन पकड़ ली। आइरीन ने उसकी ओर नीचे देखा। आइरीन, मीना ने अपना सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, कृपया खुद को संयमित रखें। छात्र कैफेटेरिया जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह में इतनी बेचैनी दिखाने से एल्फ और भी ज्यादा खुश हो जाता है। मीना ने मन ही मन सोचा, लेकिन आइरीन की बेचैनी बरकरार रही। अभी भी खड़ी आइरीन ने अपनी नजर थियो पर गड़ा दी। जो लोग उनसे परिचित नहीं थे, उन्हें उनका हाव भाव सामान्य से कुछ अलग नहीं लगा। लेकिन मैं बता सकता हूं, वह किसी बात से दुखी लग रहा था। वह अभी तक नहीं जानती थी कि यह क्या था, लेकिन यह स्पष्ट था कि सुनहरे बालों वाली एल्फ ने उस पर पकड़ बना ली थी। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें बचाऊंगा थियो। आइरीन ने अपने होंठ जोर से काटे और कसम खाए। थियो ने अपना मुंह खोला। आइरीन, बैठ जाओ। ठीक है। तभी आइरीन अपनी सीट पर वापस लौटी। कुछ ही समय में वह अपने सामान्य ठंडे खून वाले शूरवीर के आचरण में वापस आ गई। मेज पर एक लंबी खामोशी छा गई। जब कैफेटेरिया में बैठे अन्य छात्रों की रुचि खत्म हो गई और उन्होंने दूसरी ओर देखना शुरू कर दिया, तो आइरीन ने अपनी नज़र सिएना की ओर घुमा ली। सिएना, इतने सारे लोगों के सामने तुमने जैसा व्यवहार किया वह बिल्कुल अनुचित है। थियो प्रतिष्ठित वाल्डेर्क परिवार का उत्तराधिकारी है। हमें उसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। भले ही तुमने घने जंगल में लंबा समय बिताया हो और बाहरी दुनिया कैसे काम करती है ये तुम्हें पता ही न हो, तो क्या तुमने कोई सीमा पार नहीं की? हे, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बाहरी दुनिया कैसे काम करती है। आखिरकार मैं एक शाही परिवार से हूं। इसके अलावा मुझे अपने आसपास के लोगों की चिंता क्यों करनी चाहिए? मैं ये सब यूं ही किसी के साथ तो नहीं कर रहा हूं। क्या मैं अपने किसी प्रियजन के लिए इतना कुछ नहीं कर सकता? सिएना ने धीमी मुस्कान जारी रखी। आइरीन ने अपनी झुंझलाहट दबा ली। क्या तुम्हें पता है कि थियो और मेरी सगाई हो चुकी है? अपनी मंगेतर के सामने ऐसी बातें कहना अशोभनीय है। हे, बिल्कुल मुझे पता है।
लेकिन यह एक राजनीतिक शादी है ना? आपकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। इसके अलावा मुझे अच्छी तरह पता है टिल्डे वाल्डेर्क परिवार हमारे ग्रेट फॉरेस्ट के साथ गठबंधन की कितनी इच्छा रखता है। अपनी अविचलित शांति के साथ सिएना ने एक गुप्त तथ्य के साथ जवाब दिया था। आइरीन के पास कहने को शब्द नहीं थे। तो आप इसे इसी तरह खेलना चाहते हैं? वाकई एक जबरदस्त प्रतिद्वंदी। वह बहुत बेशर्म थी। अपनी मुट्ठियां भींचकर और एक क्षण सोचने के बाद आइरीन ने शांति से कहा, ठीक है सिएना, लेकिन यह नाइट डिपार्टमेंट का छात्र कैफेटेरिया है। यह एक सार्वजनिक जगह है, इसलिए कृपया थोड़ा संयम बरतें। हे ठीक है। सिएना धूर्तता से मुस्कुराए। मीना ने आइरीन को सहानुभूति भरी नजरों से देखा। दोपहर के भोजन के बाद नाइट विभाग ने अपना दोपहर का व्यावहारिक अभ्यास सत्र शुरू किया। हीरो विभाग की तरह छात्र अपनी इच्छानुसार किसी के साथ भी जोड़ी बना सकते थे। बेशक चूंकि सिएना और मैं कक्षाओं का निरीक्षण कर रहे थे, इसलिए हमें नाइट विभाग के छात्रों के साथ अभ्यास करने की भी अनुमति थी। मैंने अपनी कमर पर अभ्यास तलवार लटकाकर चारों ओर देखा और क्षेत्र को देखा। मुझे यथासंभव अधिक से अधिक तकनीकों का अवलोकन करना चाहिए। आइरीन की लगभग सभी तकनीकों को देखने के बाद एक पूरी तरह से नए चरित्र की तकनीकों का अवलोकन करना सबसे अच्छा लगा। निश्चित रूप से इस विशाल नाइट विभाग में कोई न कोई उपयोगी हथियार तकनीक का उपयोग कर रहा होगा। मूल कृति किरेन ज़ेना क्रॉनिकल्स में किसी पात्र का महत्व केवल युद्ध में उसके कौशल से निर्धारित नहीं होता था। कभी कभी नोकटार जैसे सशक्त पात्र भी थे, जिनकी मूल कृति में बहुत कम उपस्थिति थी। बेशक अधिकांश मुख्य पात्र काफी शक्तिशाली हैं। मुझे अभी तक कोई भी आकर्षक छात्र नजर नहीं आया था। जब मैं तलाश जारी रखे हुए था, तभी एक पुरुष छात्र मेरे पास आया। हीरो डिपार्टमेंट, चलो एक मैच खेलते हैं। उसने मुझे द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी। वह लंबा था, उसका शरीर अच्छा था और ऐसा लग रहा था कि वह मुकाबला कर सकता है। वह सुबह से ही मुझे गौर से देख रहा था। ठीक है, मैंने अपना अभ्यास तलवार पकड़ लिया और मेरे प्रतिद्वंद्वी ने अपना अभ्यास भाला उठा लिया। मेरा नाम थियोलिन वाल्डेर्क है। आपका क्या नाम है? मैक्सिम। अपना परिचय मैक्सिम के रूप में देते हुए पुरुष छात्र ने मेरी ओर घूर कर देखा। मैक्सिम नाम सुनकर मुझे एक घंटी सी बज उठी। इस कहानी में मैक्सिम थियो की तुलना में फीका पड़ गया तथा उसकी उपस्थिति एक मामूली अतिरिक्त पात्र से अधिक कुछ नहीं थी। ये देखते हुए कि मूल कृति का कुल नाटक समय लगभग 20,000 घंटे था, ये प्रभावशाली था कि मैं उससे याद रख सका। वैसे भी मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैक्सिम एक दयनीय व्यक्ति था जिसे आइरीन ने हर रास्ते पर अपने अपराध स्वीकार करने के बाद अस्वीकार कर दिया था। उनकी प्राथमिकताएं और प्राथमिक तकनीकें अज्ञात रहीं। उसने आवेग में आकर मुझे चुनौती दी होगी, क्योंकि मैं आइरीन का मंगेतर था। नाम मैक्सिम मार्किन, लिंग पुरुषायु 16 जाति मानव संबद्धता एलिनिया अकादमी नाइट विभाग ताकत 9 सहन शक्ति 9 मन 6 दृढ़ता 7 लक्षण भाला विशेषज्ञ निष्क्रिय प्रभाव विवरण देखें। थ्रोइंग एक्सपर्ट निष्क्रिय प्रभाव विवरण देखें। लड़ाकू आत्मा निष्क्रिय प्रभाव विवरण देखें। हालांकि मेरे पास उसकी स्थिति विंडो थी। उनके आंकड़ों और गुणों को देखते हुए वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। शीर्ष छात्रा आइरीन की शक्ति और सहन शक्ति 10-10 थी, जबकि मैक्सिम की 9 थी। नाइट विभाग के ए क्लास के छात्र निश्चित रूप से कुछ और ही थे। फिर भी वह एक योग्य प्रतिद्वंद्वी था। अपनी प्राकृतिक शक्ति और विभिन्न तकनीकों को निखारने के बाद मेरे पास जीतने का अच्छा मौका था। हार का विचार मेरे मन में कभी नहीं आया। मैं उस शक्तिहीनता का अनुभव नहीं करना चाहता था जो मैंने तब महसूस की थी जब पीएल ने मुझे हराया था। यदि आवश्यक हुआ तो मैं ओवरलोड का उपयोग करूंगा। कुछ ही देर में सभी छात्रों ने अपनी बहस बंद कर दी और मैक्सिम तथा मेरी ओर देखने लगे। पर्यवेक्षक प्रोफेसर, जो उत्सुकता से देख रहे थे, ने अपनी बाहें पार कर ली और हमारे आसन द्वंद्व पर ध्यान केंद्रित किया। मैं पहले जाऊंगा। हीरो विभाग। आसपास का जायजा लेते हुए मैक्सिम ने अपना ऊपरी शरीर नीचे किया और अपना भाला मेरे चेहरे की ओर बढ़ाया। यह एक स्पष्ट अपमानजनक इशारा था। ठीक है, मैं तुम्हें पहला वार दूंगा। काफी चिढ़कर मैंने उसकी ओर उंगलियां उठाईं, जो उतना ही अपमानजनक इशारा था। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ये पहली बार था जब मैं किसी भालाधारी का सामना कर रहा था। फिर भी मैंने व्यावहारिक मूल्यांकन के दौरान उनमें से बहुतों को देखा था। आखिरकार इस दुनिया में सबसे लोकप्रिय हथियार भाला ही है। गड़बड़ मत करो। ऐसा कहते हुए उत्साहित मैक्सिम ने अपनी लड़ाकू भावना के अनुरूप अपने भाले से मुझ पर हमला कर दिया। हालांकि मैं उसकी हरकतें साफ देख सकता था। वाह! मैंने आसानी से मैक्सिम के प्रहार को चकमा दिया और तुरंत हमारे बीच की दूरी को कम कर दिया।
भाले और तलवार के बीच की लड़ाई में भाला चलाने वाले को फायदा होता था, क्योंकि पहुंच में अंतर का मतलब आमतौर पर यह होता था कि भाला चलाने वाला 10 में से 9 बार जीत जाता था। भाला चलाने वालों के विरुद्ध सबसे प्रभावी रणनीति दूरी को कम करना था। बेशक भाला उपयोगकर्ताओं को ये पता था और आमतौर पर उनके पास इसके प्रतिकार के उपाय भी मौजूद थे। कोई खास चुनौती नहीं है, लेकिन ये तभी लागू होता था जब उनके प्रतिद्वंद्वी उनकी गतिविधियों को नहीं समझ पाते थे। मेरी पर्यवेक्षक दृष्टि के कारण मैं मैक्सिम के अंधे बिंदुओं को स्पष्ट रूप से देख सका। धम्म करीब आकर मैंने तेजी से मैक्सिम के पेट पर वार किया। उफ! मैक्सिम दर्द से एक चीख के साथ दुगुना हो गया। अपने पेट को पकड़ते हुए मैक्सिम ने वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हमारे बीच इतना अंतर कैसे हो सकता है? 2 सप्ताह पहले गुंबददार स्टेडियम में थियो का प्रदर्शन मैक्सिम के दिमाग में कौंध गया। उस समय मैक्सिम ने उत्कट इच्छा से थियो को मार गिराए जाने की कामना की थी। कारण सरल था, ईर्ष्या ने उसे खा लिया था। आइरीन ने मैक्सिम के कबूलनामे को सिरे से खारिज कर दिया था और आज उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि वह थियो की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देख रही थी। धत्तेरी की! उसके अंदर क्रोध उबल रहा था और वह सुबह के व्याख्यानों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। एक भावुक किशोर लड़के के लिए अतीत को भूलने के लिए 2 सप्ताह का समय पर्याप्त था। इसीलिए उसने थियो को द्वंद्वयुद्ध के लिए उकसाने की योजना बनाई थी। मैक्सिम ने शुरू से ही जीतने की योजना नहीं बनाई थी। उनका लक्ष्य मैच को ड्रॉ कराना था। हीरो विभाग के एक छात्र का नाइट विभाग के एक छात्र के साथ टाई करना काफी अपमानजनक होगा। जीत की संभावना थी। थियो का मुख्य हथियार तलवार था, जबकि मैक्सिम का भाला था, जो कि अनुकूलता में एक विशिष्ट लाभ था। ओह ओह! मैक्सिम ने अपना पेट पकड़ते हुए उबकाई ली। सौभाग्य से उसने थोड़ा सा खाना खाया था, अन्यथा वह शर्मनाक तरीके से पूरे स्थान पर उल्टी कर देता। हे! मैक्सिम ने हौंफते हुए अपना सिर उठाकर थियो की ओर देखा। हालांकि थियो की अभिव्यक्ति द्वंद्वयुद्ध से पहले की तरह ही उदासीन थी तथा अपनी जीत पर खुशी का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। क्या उसने कभी मुझसे हारने की संभावना के बारे में सोचा भी नहीं? यह विनाशकारी था। थियो के लिए मैक्सिम को हराना शायद एक खिलौने को तोड़ने के समान था। मैक्सिम का शरीर शर्म से कांप रहा था। उसके सहपाठी थियो के चारों ओर इकट्ठा हो गए। क्या तुम अगली बार मुझसे द्वंद्वयुद्ध करोगे, थियो? मैं पहले जाना चाहता हूँ। आह, कृपया! हीरो विभाग से किसी का सामना करना हमेशा से मेरा सपना रहा है। एक भी व्यक्ति ने मैक्सिम में कोई रुचि नहीं दिखाई। नाइट विभाग के छात्र मूर्ख नहीं थे। वे सभी जानते थे कि मैक्सिम की चुनौती शुद्ध नहीं थी। उनके लिए मैक्सिम एक अपमान बन गया था, उनके पवित्र द्वंद्वयुद्ध पर एक कलंक। मैक्सिम खड़े होते ही सूंधा। सिर झुकाए वह उदास भाव से कमरे के एक कोने में चला गया। बोनस: एल्फेकिन और टिमोथी, आपका धन्यवाद। चैप्पी का आनंद लें। अध्याय 40, ये तुम हो 4। वाह! मैंने एक गहरी सांस ली। आह, मैं हार गया। नाइट डिपार्टमेंट का वह छात्र जिसका मैंने अभी सामना किया था, बोलते समय अपनी बाईं जांघ पकड़ रहा था। यह एक अच्छा मैच था। वह 5वां था। मैं निश्चित रूप से ज्यादा मजबूत हो गया था। ये सभी पांचों ताकत के मामले में हीरो विभाग में सबसे निचले पायदान पर थे, 181वें से 200वें स्थान तक। अभी पिछले सोमवार को व्यवहारिक द्वंद्वयुद्ध सत्र के दौरान मैं पीएल के कपड़ों को छू भी नहीं सका था और आत्मघृणा से भर गया था। अब इनमें से कोई भी छात्र मेरा पैर भी नहीं छू सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पीएल बन गया हूं। जीत की खुशी में कुछ क्षण बिताने के बाद एक लड़की मेरे पास एक और द्वंद्वयुद्ध के लिए आई। क्या अब मेरी बारी है? हे, मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। अपने खूबसूरत चेहरे के विपरीत वह किसी भी पुरुष जितनी लंबी और प्रभावशाली थी। वह जूलिया थी। वाह, आखिरकार मुझे हीरो डिपार्टमेंट से किसी का सामना करने का मौका मिला। मैं बहुत परेशान था कि मैं पहले सेमेस्टर के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सका। हे, जूलिया सचमुच उत्साहित लग रही थी। पुरुषों के लिए डिजाइन किए गए खेल के अनुरूप काइरेन ज़ेना क्रॉनिकल्स में कई नामित महिला पात्र थे। जूलिया प्रथम वर्ष के नाइट विभाग में नामित 3 पात्रों में से एक थी, जो ताकत के मामले में आइरीन से भी अधिक दुर्जय थी। इस समय वह नाइट विभाग में हथियार मास्टर विशेषता वाली एकमात्र थी। यदि वह थोड़ी और होशियार होती तो हीरो विभाग में भी वह शीर्ष दावेदार होती। मैंने जूलिया को सतर्क निगाहों से देखा। सच कहूं तो बिना किसी ब्रेक के एक के बाद एक 5 छात्रों का सामना करने से मैं काफी थक गया था। क्या मुझे ओवरलोड का उपयोग करना चाहिए? यदि मैं इसे 10-10 सेकंड में प्रयोग करता तो शायद मैं जीत नहीं पाता। यदि मैं इसे पूरी तरह भर दूं और इसकी सीमा तक इसका उपयोग कर लूं तो क्या मैं जीत सकता हूं?
थियो अपनी सीमा तक पहुंच गया है, आइरीन ने मन ही मन सोचा। यद्यपि थियो बाहर से शांत दिखाई दे रहा था, परंतु वह जानती थी कि वह अंदर से संघर्ष कर रहा था। और लगातार 5 प्रतिद्वंद्वियों को हराकर उन्होंने काफी कुछ कर लिया था। फिलहाल थियो जूलिया से नहीं जीत सकता। न केवल उनके बुनियादी कौशल में अंतर था, बल्कि थियो भी थका हुआ था। बल्कि दृष्टि से जूलिया आइरीन से अधिक शक्तिशाली थी। आइरीन के शीर्ष स्थान पर रहने का एकमात्र कारण सिद्धांत पर उनकी महारत थी। यदि उन्हें विशुद्ध रूप से युद्ध कौशल के आधार पर स्थान दिया जाए तो जूलिया प्रथम स्थान पर होगी। आइरीन इस तथ्य को अच्छी तरह जानती थी। जूलिया एक भयंकर योद्धा थी जो कठोर मैदानों में जीवित बची थी, जहां जनजातियों के बीच अक्सर संघर्ष होते रहते थे। 18 वर्ष की उम्र में वह थियो और आइरीन दोनों से 2 वर्ष बड़ी थी, और इस प्रकार उसे वास्तविक जीवन में युद्ध का अधिक अनुभव था। जैसे ही आइरीन आगे बढ़ने वाली थी, एक अन्य लड़की ने उससे पहले ही कदम बढ़ा दिया। तुम मुझसे कैसे मिलोगे? मैं भी हीरो डिपार्टमेंट में हूं, सिएना ने कहा। उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान थी। जूलिया ने सिएना की ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है, मैं वैसे भी एक थके हुए प्रतिद्वंद्वी की तुलना में एक नए प्रतिद्वंद्वी को पसंद करूंगा। जूलिया ने अपना मुख्य हथियार, एक लंबा भाला, घुमाया। मैं तुम्हारा सामना किस हथियार से करूं? सिएना ने पूछा। आपका सबसे अच्छा। हालांकि मैं आपको एक आत्मा जादूगर के रूप में जानता हूं। क्या वह चलेगा? जूलिया ने स्वाभाविक रूप से अनौपचारिक रूप से बात की। बेशक अकादमी में छात्र आमतौर पर विभाग की परवाह किए बिना एक दूसरे से अनौपचारिक रूप से बात करते थे। हालांकि सिएना को अक्सर अपवाद माना जाता था। यद्यपि वह अपनी किशोरावस्था के अंतिम चरण में प्रतीत होती थी, लेकिन अकादमी का कोई भी छात्र इस बात से अनभिज्ञ नहीं था कि सिएना एक एल्फ थी जो 150 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रही थी। प्रोफेसरों ने दिखावे के लिए अनौपचारिक भाषण जारी रखा। हे, सिएना की अभिव्यक्ति एक क्षण के लिए कठोर हो गई, लेकिन थियो ने इस संक्षिप्त परिवर्तन को नहीं देखा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यह जूलिया है। मूल कृति में जूलिया को उसके कठोर रूप और गर्म स्वभाव के कारण खिलाड़ियों द्वारा महिला बर्बर कहा गया था। इसके अलावा वह प्रथम वर्ष की छात्रा होने के नाते अपेक्षाकृत 18 वर्ष की थी। अपने संयम को पुनः प्राप्त करते हुए सिएना ने हथियार रैक से एक अभ्यास तलवार उठा ली। वह सचमुच गुस्से में है। रैपियर सिएना का प्राथमिक हथियार था। एल्व्स मुख्य रूप से रैपियर्स और लॉन्गस्वॉर्ड्स को अपने मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो उच्च स्तर की गतिशीलता प्रदान करते हैं। बेशक तलवार के साथ भाले या ध्रुवास्त्र जैसे लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों का सामना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि कल्पित बौनों के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि वे अपने असाधारण कौशल से इस पर आसानी से काबू पा सकते हैं। तलवार चलाने वाले मनुष्य के पास अधिक से अधिक 30 या 40 वर्ष का समय होता है, उसके बाद वह कमजोर हो जाता है तथा उसकी आयु भी कम होती है। दूसरी ओर कल्पित बौने कम से कम 8 या 900 वर्षों तक अपने जीवन का आनंद लेते हैं। वे मृत्यु निकट आने तक अपने युवा शरीर को बनाए रखते हैं। नजदीकी लड़ाई में कल्पित बौने व्यावहारिक रूप से रीपर्स के समान होते हैं। स्विश स्विश। सिएना ने रैपियर को सुंदरता से घुमाकर अपना कौशल प्रदर्शित किया। क्या हम शुरू करें? उसने पूछा। जरूर, जूलिया ने सहमति जताई। जूलिया ने अपना भाला पकड़ते हुए अपना रुख अपनाया। उसकी मुद्रा में बहुत से अवसर थे, फिर भी ये बताना असंभव था कि कहाँ प्रहार करना है। यह उनके व्यापक युद्ध अनुभव से अनुकूलित एक रूप था। सिएना ने भी अपनी तलवार पकड़ी और एक सुंदर और सुरुचिपूर्ण मुद्रा अपनाई। वे सचमुच गंभीर हैं, थियो ने सोचा। उन्होंने उस रुख को मान्यता दी। मूल कृति में इसे अनेक कल्पित तलवारबाजों द्वारा अपनाया गया था। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? हमें कम से कम अपने प्रतिद्वंद्वी का नाम तो पता होना चाहिए, क्योंकि यह एक द्वंद्व युद्ध है। द्वंद्व युद्ध, कितना सुखद शब्द है। मैं जूलिया हूं। मैं समझ गया, जूलिया। एक क्षण के लिए सिएना की आंखें तेज हो गईं। देखिए, उसने कहा। उसकी आवाज अचानक ठंडी और अलग हो गई। सिएना की आभा में परिवर्तन देखकर जूलिया की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम इतने रूखे क्यों हो? उसी समय सिएना आगे बढ़ी। मैच पूरी तरह एक तरफा था। सिएना निर्विवाद विजेता था। यद्यपि मैंने उसकी जीत की आशा की थी, परंतु यह मेरी कल्पना से कहीं अधिक भारी थी। मैं हार गया। क्यों? आखिर कैसे? क्यों? जूलिया जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं, क्योंकि वह अपने नीचे पड़ी मिट्टी को देख रही थी। बहुत खूब। यह एक तरफा था। सिएना ने जूलिया के सभी भारी हमलों को आसानी से चकमा दे दिया था तथा केवल उसके पैरों पर प्रहार करने पर ध्यान केंद्रित किया था। स्वाभाविक रूप से युद्ध में कुशल जूलिया ने अपने पैरों की रक्षा की।
हालांकि अन्य क्षेत्र खुले होने के बावजूद सिएना ने केवल अपने पैरों को ही लक्ष्य बनाना जारी रखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके साथ खिलवाड़ कर रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये दृश्य पहले भी देखा है। क्या मैं इस तरह से दिखाई दिया था जब मैंने पील के साथ द्वंद्वयुद्ध किया था? मेरी तरह जूलिया भी सिएना के कपड़े नहीं छू सकती थी। जूलिया अनगिनत बार गिरी और उतनी ही बार उठी। द्वंद्वयुद्ध का क्रम मेरे अपने अनुभव से काफी मिलता जुलता था। 3 बार में ही नीचे गिर जाना। मुझ पर भय छा गया। सोचिए कि वह कोई दया नहीं दिखाएगी और उसे सिर्फ इसलिए पीटेगी क्योंकि उसने अनौपचारिक भाषा का इस्तेमाल किया था। क्या मुझे अब औपचारिक भाषण देना शुरू कर देना चाहिए? यह विचार मेरे मन में पूरी गंभीरता से आया। किसी भी मामले में काइरेन ज़ेना क्रॉनिकल्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आंकड़े और गुण ही सब कुछ नहीं थे। जूलिया के पास हथियार मास्टर के अलावा 5 विशेषज्ञ स्तर की विशेषताएं थीं। दूसरी ओर सिएना के पास नजदीकी मुकाबले के लिए केवल हथियार विशेषज्ञ की था। आंकड़ों और विशेषताओं के आधार पर जूलिया को भारी जीत मिलनी चाहिए थी, लेकिन परिणाम बिल्कुल विपरीत रहा। भले ही सिएना ने आत्माओं से गुप्त रूप से सहायता प्राप्त की थी, फिर भी यह एक चौंकाने वाला परिणाम था। तुम्हें अभी और प्रशिक्षण की आवश्यकता है, लेकिन इतने लंबे समय के बाद यह एक आनंददायक द्वंद्व था, सिएना ने जूलिया से कहा और फिर मुड़ी। थियोटिल्ड, वह दौड़कर मेरे पास आए और मुझे कसकर गले लगा लिया। क्या मैंने अच्छा किया? हे, प्रशंसा चाहने वाले पिल्ले की तरह सिएना मेरी ओर देख रही थी। हम बहुत करीब थे। सिएना लंबी थी, इसलिए हमारे चेहरों के बीच मुश्किल से 5 सेंटीमीटर का अंतर था। मैं उसकी तेज धड़कनें सुन सकता था। ओह, मैं उसकी उत्तेजित सांसें महसूस कर सकता था। एक हल्की, गर्म खुशबू भी थी। उसकी सुंदरता इस संसार में अद्वितीय थी और उसकी दृष्टि से मिलना बहुत भारी था। इसके अलावा कोई नर्म चीज मुझे दबा रही थी और इससे मेरा ध्यान बहुत भटक रहा था। हाँ, तुमने अच्छा किया, मैंने अपना सिर दूसरी ओर घुमाते हुए कहा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, व्यावहारिक मूल्यांकन समाप्त हो चुका था। जूलिया अभी भी सदमे में थी, उसके उठने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। चलो चले, थियो। अगला लेक्चर यहाँ से काफी दूर है। आयरीन, जो काफी देर से मुझे घूर रही थी, बोली। ठीक है सिएना, अब मुझे छोड़ दो। हे, ठीक है। बात बस इतनी है कि तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है, थियो। सिएना, जो काफी देर से मुझसे चिपकी हुई थी, अंततः उसने अपनी पकड़ छोड़ दी। मुझे नहीं मालूम कि मैंने अपनी घबराहट को शांत करने के लिए कितनी बार मन ही मन राष्ट्रगान गाया। मैंने एक क्षण रुककर चारों ओर देखा। एक क्षण रुको। जूलिया अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि वह उठने में असमर्थ है। अपनी शारीरिक क्षमताओं के कारण अब तक वह खड़ी हो सकती थी। उसे गहरा सदमा लगा होगा। सहानुभूति की भावना महसूस करते हुए मैं जूलिया के पास गया और अपना हाथ बढ़ाया। खड़े हो जाओ, आप हीरो विभाग से हैं? जूलिया ने पूछा, मेरी ओर देखते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, सच्चा योद्धा वह है जो निराशा पर विजय पा लेता है, न कि वह जिसने कभी हार नहीं देखी। ये कुछ ऐसा था जो मैंने पहले भी नोकतार से सुना था। मुझे आशा थी कि इससे उसे सांत्वना मिलेगी। जूलिया ने मेरा हाथ थामने से पहले एक क्षण तक मुझे घूरा। मैं उसकी हथेली की खुरदरी बनावट को महसूस कर सकता था, जो अनगिनत घंटों के प्रशिक्षण का प्रमाण था। धन्यवाद, हीरो डिपार्टमेंट। मेरा नाम हीरो डिपार्टमेंट नहीं है, ये थियो है। ठीक है, थियो, शुक्रिया। तुम सचमुच एक वीर पुरुष हो, अफवाहों के विपरीत। मैं ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा। ये कहकर जूलिया मुस्कुराई। वह अपने असली रूप में लौट आई थी, जीवंत बर्बर महिला। आखिरी बोनस, टिमोथी और सैचुरेटेड फैट, आपको फिर से धन्यवाद। चैप्टी का आनंद लें। अध्याय 41, ये तुम हो। 5 गुरुवार शाम 4:30 बजे। नाइट विभाग में सभी व्याख्यान समाप्त हो गए हैं। मैं व्यावहारिक कक्षाओं में विभिन्न तकनीकों का अवलोकन करने में सक्षम था और मैं उन्हें जल्द से जल्द सीखना चाहता था। मेरा शरीर बेचैन हो गया। मुझे प्रशिक्षण स्थल पर जल्दी जाना है। मैंने आइरीन और मीना को अलविदा कहा। मैं अब जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना, आइरीन और मीना। चूंकि मेरे पास कोई सामान नहीं था, इसलिए मुझे हल्कापन महसूस हुआ। जब मैं नाइट डिपार्टमेंट से निकलने वाला था, तो आइरीन बोली, थियो, चलो साथ मिलकर प्रशिक्षण लेते हैं। हाँ, मैं अभ्यास सत्र के लिए हीरो विभाग के प्रशिक्षण मैदान पर जाने की योजना बना रहा हूँ। मैं पहले से ही तकनीक जानता था, इसलिए जादुई गुड़ियों के खिलाफ अपनी दक्षता में सुधार करना अधिक प्रभावी होगा। दूसरे शब्दों में, मुझे आइरीन की मदद की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा इस बात की भी प्रबल संभावना थी कि नोकतार प्रशिक्षण मैदान पर होगा,
इसलिए मैं उसके साथ मिलकर अपनी सहनशक्ति भी बढ़ाना चाहता था। अच्छा ऐसा है। आइरीन कुछ उदास लग रही थी। तभी मीना ने भी बात में शामिल हो गई। आप लोग हीरो डिपार्टमेंट के प्रशिक्षण स्थल पर साथ क्यों नहीं जाते? मुझे लगता है कि प्रथम वर्ष के छात्र भी अपने साथ एक व्यक्ति को ला सकते हैं। आइरीन चुपचाप खुश हो गई। शाबाश मीना। यद्यपि हीरो विभाग का प्रशिक्षण मैदान केवल हीरो विभाग के छात्रों के लिए था, अन्य विभागों के छात्र अपने साथ एक व्यक्ति को ला सकते थे। दूसरे वर्ष से जब सहायकों का गठन अधिक औपचारिक हो जाता है तो अधिकतम 4 लोगों को लाया जा सकता है। बेशक आइरीन भी यह जानती थी, हालांकि ये कहना उसके लिए बहुत अपमानजनक था। आइरीन जल्दी से बोली, ये सही है। दरअसल मैं हमेशा से हीरो डिपार्टमेंट के प्रशिक्षण मैदान का अनुभव करना चाहता था। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि जादुई गुड़ियों के खिलाफ मेरी तलवारबाजी कितनी कारगर होगी। उसे लग रहा था कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। थियो ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं समझ गया। आइरीन, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो चलो साथ चलते हैं। ठीक है, चलें। जैसे ही उसने ये कहा, आइरीन थियो से बस एक बाल की दूरी पर चिपक गई। थोड़ी सी भी हलचल होती और उनके हाथ एक दूसरे को छू लेते। यद्यपि एल्फ ने सार्वजनिक रूप से उसे बेझिझक गले लगा लिया था, लेकिन आइरीन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर सकी। मुझे लगता है मैं भी जाऊंगा। सिएना ने सहजता से अपना हाथ थियो के चारों ओर लपेट लिया। आह आह आह, उसे साहस जुटाना चाहिए था, वैसे भी वहां ज्यादा दर्शक नहीं थे। आइरीन की इच्छा थी कि वह अधिक दृढ़ होती। आइरीन, सिएना और मैं हीरो विभाग जाने वाली गाड़ी में सवार हो गए। अंदर का माहौल शांत था। अच्छा, इस समय हीरो विभाग में कौन जाएगा? शांति के बावजूद मुझे घुटन महसूस हो रही थी। हमारे थियो, तुम बहुत मेहनती हो। ये देखकर अच्छा लगा। जानते हो, मैं भी तलवार चलाने में माहिर हूँ। क्या मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं? यही मेरी भूमिका है सिएना। मैं काफी समय से थियो की समर्पित शिक्षिका रही हूँ। कई खाली सीटों की परवाह न करते हुए आइरीन और सिएना मेरे दोनों ओर बैठ गईं। सौभाग्य से मैं सिएना के आलिंगन से बच निकला था, लेकिन हमारी बाहों और कंधों का स्पर्श अभी भी असहज था। उसकी शक्ल से तो वह एक बच्ची ही लगती है। बेशक मुझे ये नापसंद नहीं है, लेकिन मैं अभी दूसरों के सामने अपना दिल खोलने के लिए तैयार नहीं हूँ। आज मैं बहुत अधिक मजबूत महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी असफल हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कब मर जाऊंगा, इसलिए दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना डरावना है। सच कहूं तो खासकर आइरीन के साथ। जब तक मैं कोई गंभीर गलती नहीं करूंगा, शायद मैं उसके आसपास रहूंगा नहीं। कम से कम उसे मुझसे कोई नफरत तो नहीं है। सबसे बड़ी समस्या सिएना है। मैं अनिश्चित काल तक उसके साथ नहीं खेल सकता। बेशक मैं आभारी हूं कि जब मैं मुसीबत में था तो उसने तत्परता से मेरा बचाव किया और महिला बर्बर जूलिया को हराया, और उसका गले लगना बुरा नहीं था। हालांकि हमारा रिश्ता बहुत एक तरफा है। मुझे इससे निपटने का कोई रास्ता निकालना होगा। कम से कम मैं उसे मेरा पीछा करने से रोक पाऊंगा। मैं विभिन्न बातों पर विचार कर रहा था, तभी हम महिला छात्रावास के सामने पहुंचे। सिएना मुस्कुराए और मुझसे बोली, मैं अब छात्रावास वापस जाऊंगा। प्रशिक्षण मैदान पसीने से तर है और उतना अच्छा नहीं है। हाँ थियो, तुम्हारे पसीने से भी खुशबू आ रही होगी टिल्डा। ये कहकर सिएना अपनी सीट से खड़ी हो गई। आज का दिन वाकई बहुत मजेदार था, है ना? कल मिलते हैं, हे। उसने मेरी तरफ आंख मारी और गाड़ी से उतर गई। क्या इसका मतलब यह है कि वह कल फिर आएगी? सास, जब कोई आसपास नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि वह मुझे गले नहीं लगाएगी या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मुझे खाना नहीं खिलाएगी। आइरीन और मैं सीधे हीरो विभाग के प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़े। मैंने प्रशिक्षण मैदान का बड़ा दरवाजा खोला। नकली प्रशिक्षण मैदान तक पहुंचने के लिए, जहां आप जादुई गुड़ियों के साथ अभ्यास कर सकते हैं, आपको द्वंद्व क्षेत्र से गुजरना होगा। जब हम द्वंद्व युद्ध के मैदान में पहुंचे तो मैंने कुछ परिचित चेहरे देखे। वाह नोक्टार, ये वाकई बहुत तेज था। तुम्हारे पास बहुत ताकत और सहनशक्ति है, इसलिए ज्यादा विविध कौशल हासिल करना अच्छा होगा। ठीक है, तो फिर इसे आजमाओ नीके। वह फिर से वही कर रहा है। क्रमशः नीके, नोक्टार और पेल थे। नीके और पेल प्रशिक्षण साझेदार हैं, लेकिन नोक्टार की उपस्थिति अप्रत्याशित है। अरे थियो, द्वंद्वयुद्ध क्षेत्र की दर्शक सीटों से हमारे और सहपाठियों ने, जो नीके और नोक्टार का द्वंद्वयुद्ध देख रहे थे, मेरा अभिवादन किया। क्या आप प्रशिक्षण लेने आए हैं? हाँ, मैं कुछ नकली प्रशिक्षण के लिए आया था। तुम्हारे बगल वाली लड़की कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वह मेरी मंगेतर है।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ अलग है। फिर ऑक सहपाठियों ने हम में रुचि खो दी और नीके और नोकटार के द्वंद्व को देखना जारी रखा। जैसा कि ओर्क्स से उम्मीद की जाती है, ओर्क्स को अन्य जातियों की महिलाओं में बहुत कम रुचि होती है। उनका मानना है कि सुंदर महिला को विशाल और मांसल होना चाहिए। उन्होंने आइरीन का उल्लेख केवल इसलिए किया क्योंकि वह मेरे साथ है। वे शायद केवल एक क्षण के लिए ही दिलचस्पी दिखाते यदि वह जूलिया जैसी बलवान महिला होती। जब आइरीन और मैं नकली प्रशिक्षण मैदान की ओर जाने वाले थे, अरे पेल मेरे पास आए और बोले, क्यों, आपकी मंगेतर? हाँ, उसका नाम आइरीन है। वह सुंदर है। फिर पेल ने अपनी नजरें फेर लीं। वह ऐसी क्यों है? किसी भी स्थिति में नीके और नोकटार का अभिवादन करना अजीब होगा क्योंकि वे मैच के बीच में हैं। आइरीन और मैं विशाल प्रशिक्षण मैदान पर पहुंचे जो इतना बड़ा था कि 10 लोग स्वतंत्रतापूर्वक वहां दौड़ सकते थे। आप किस प्रकार के प्रतिद्वंद्वी का सामना करना चाहेंगी, आइरीन? हम आसपास के वातावरण को बदल सकते हैं और प्रतिद्वंद्वी के हथियार और अनुमानित ताकत निर्धारित कर सकते हैं। एक योगिनी मुख्यतः एक तलवार का उपयोग कर रही है। शक्ति और सहनशक्ति के आंकड़े लगभग 10 होने चाहिए। भूभाग को एक गुंबदनुमा स्टेडियम जैसा बनाएं। आइरीन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उद्धरण। आइरीन ने जिस प्रतिद्वंद्वी का वर्णन किया वह निस्संदेह सिएना थी। समझा। अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए मैंने एक लंबा भाला चलाने वाली बर्बर महिला जूलिया को चुना। चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। सेटिंग्स पूरी हो गई हैं। कृपया तैयार होने पर हाँ कहें। हाँ, मॉक प्रशिक्षण सत्र काफी लाभदायक साबित हुआ। ये दृश्यावलोकन के माध्यम से अभ्यास करने से कहीं बेहतर था। यद्यपि जादुई गुड़ियां वास्तविक प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में कम थीं, फिर भी मैं अपने कौशल और अनुभव में सुधार महसूस कर सकता था। वास्तव में हीरो विभाग में प्रशिक्षण दूसरे स्तर पर है। आइरीन भी संतुष्ट लग रही थी, अपना पसीना पोंछ रही थी और मुस्कुरा रही थी। हमने अपनी मॉक ट्रेनिंग पूरी की और बाहर निकल आए। काफी समय बीत चुका था और अब ओर्क्स और छिपकली मानव प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। नीके, पील, नोकटार और अन्य ओर्क्स दर्शक सीटों से अपने मैच देख रहे थे। मैं आइरीन की ओर मुड़ा। मैं कुछ शारीरिक प्रशिक्षण करने की सोच रहा हूं। आप क्या सोचती हैं, आइरीन? चूंकि हम यहाँ हैं, इसलिए मैं भी इसमें शामिल होना चाहूंगा। ठीक है, चलो थोड़ी देर साथ चलते हैं। मैं दर्शक दीर्घा में बैठे नोकटे के पास गया। आप व्यस्त लग रहे हैं, नोकटार? नहीं, मैं बस अपना काम खत्म करके कुछ शारीरिक प्रशिक्षण लेने जा रहा था। तो ये बिल्कुल सही समय है। क्यों न हम बदलाव के लिए साथ मिलकर प्रशिक्षण लें? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखते हैं आप में कितना सुधार हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी ट्रेनिंग में लापरवाही नहीं बरती होगी, सिर्फ इसलिए कि हम हाल ही में साथ में ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। ये कहते हुए नोकटार खड़ा हो गया। निस्संदेह मैं शारीरिक प्रशिक्षण से भी अधिक मूल्यवान अनुभव प्राप्त कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, वैसे मैंने इस दोस्त को पहले कभी नहीं देखा। वो हीरो डिपार्टमेंट से नहीं लगती। तुम सच में एक सच्चे योद्धा हो, थियो। नोक्टर ने आइरीन की ओर देखा जो मेरे बगल में खड़ी थी। ऐसा क्यों? मुझे बेचैनी का एहसास होने लगा। एक सच्चा योद्धा अपने पास आने वाली किसी भी स्त्री को कभी नहीं ठुकराता। धनुषधारी वह मित्र जो तुम्हारे पीछे पीछे घूमता था, वह भी ऐसा ही था। और हाँ, तुम्हें तो पता ही है, मेरे गृहनगर में भी महान स्त्रियों की एक कतार थी। लगता है हम दोनों में काफी समानता है, थियो। नोकटार ने अपने दांत दिखाते हुए दिल खोलकर हंसी। तो एल्फ के अलावा एक और महिला है। आइरीन की आवाज ठंडी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ गलत समझ रही थी। मैंने नोकटार को घूर कर देखा। ठीक है, ठीक है। खैर, मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पर चलता हूँ। तुम दोनों समय लेकर बात करो। नोकटार ने बेपरवाही से हंसते हुए अखाड़े से बाहर जाने से पहले मुझे अंगूठा दिखाया। आइरीन ने गहरी सांस छोड़ी। आह, मेरा जीवन खत्म हो गया। माफ कीजिए गूगल ट्रांसलेटर। इस सुधार से वेबसाइट धीमी हो जाती है और हालांकि यह पाठकों द्वारा ध्यान दिए जाने लायक धीमी नहीं है, 0.1 मिलीसेकंड, लेकिन विज्ञापनों के लिए सत्यापन के लिए यह जरूरी है, इसलिए मैं सत्यापन होने तक इंतजार करूंगा और फिर सुधार अपलोड करूंगा। माफ कीजिए, पता नहीं ये कब होगा। इन 2 हफ्तों के अंदर यह ठीक हो जाएगा। और इसके साथ ही हम मंगलवार शुक्रवार या मंगलवार शनिवार को रिलीज के लिए अधिक सुसंगत कार्यक्रम बनाने का प्रयास करेंगे, यदि हमने इसे बढ़ाकर प्रति सप्ताह 5 करने का निर्णय लिया। अभी तक निश्चित नहीं है। 1/4 चैप्टी का आनंद लें। अध्याय 42, शुक्रवार को मिलते हैं। एक गुण यादृच्छिक रूप से अर्जित किए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें परिश्रमपूर्वक प्रशिक्षण के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है।
दोनों ही मामलों में एक उपयोगी गुण प्राप्त करने की संभावना बहुत कम है। यहाँ तक कि हीरो विभाग के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से भी 50 में से केवल एक ही एक वर्ष में कोई उपयोगी गुण प्राप्त कर पाता है। संयोग से प्राप्त होने वाले गुणों को छोड़कर अन्य गुण प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राप्त करने की सटीक प्रक्रिया अभी भी अस्पष्ट है। हालांकि एक विश्वसनीय परिकल्पना मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि गुणधर्म बार बार अभ्यास के माध्यम से समझ के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद प्राप्त होते हैं। पर्यवेक्षक की आंख जैसे गुणों को प्राप्त करने के मामले उन लोगों में अधिक आम थे जो लगातार दूसरों का अवलोकन करते थे, जबकि ऋषि के मस्तिष्क जैसे गुण मुख्य रूप से प्रयोगशालाओं में प्रोफेसरों या स्नातकोत्तर छात्रों में प्रकट होते थे जो इस परिकल्पना का समर्थन करते हैं। इसके अलावा काइरेन ज़ेना क्रॉनिकल्स में एक अच्छी विशेषता का होना पूर्ण शक्ति की गारंटी नहीं देता है। उपयोगकर्ता स्तर के गुणों वाले लोग विशेषज्ञ स्तर के गुणों वाले लोगों को हरा सकते हैं, और कभी कभी विशेषज्ञ स्तर के गुणों वाले लोग मास्टर स्तर के गुणों वाले व्यक्तियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि किसी विशेषता के रैंक के आधार पर आमतौर पर ताकत और क्षमता का आकलन किया जा सकता है। यद्यपि शीर्ष विश्वविद्यालयों के सभी छात्र आवश्यक रूप से बुद्धिमान नहीं होते, फिर भी उनमें बुद्धिमत्ता की उच्च क्षमता होती है। अगले दिन शुक्रवार को मैं शूरवीर विभाग की बजाय नायक विभाग में चला गया। मैंने व्यावहारिक मूल्यांकन के दौरान छात्रों के कौशल का अवलोकन किया और मैं पहले से ही सैद्धांतिक व्याख्यानों से परिचित था। बेशक अगर मैं आज फिर से इसमें शामिल होता तो मुझे और भी अधिक विविध तकनीकें देखने को मिलती, लेकिन कल की तुलना में दक्षता बहुत कम होती। बेहतर होगा कि मैं कल देखी गई तकनीकों से परिचित हो जाऊं। मुझे आज मारी के कार्यालय जाना चाहिए। मारी का चल रहा शोध कार्य अकेले पूरा करना उसके लिए चुनौतीपूर्ण था। इस बात की प्रबल संभावना थी कि उसे मेरी सहायता की अत्यंत आवश्यकता थी। उस समय हमारी मुलाकात ने अवश्य ही उसके दिल को छू लिया होगा। समय उचित प्रतीत हुआ। जैसे ही मैं अभ्यास क्षेत्र में पहुंचा, मैंने एक नकली लड़ाई की तैयारी कर ली। स्वाभाविक रूप से मैंने ओवरलोड का उपयोग नहीं किया, लेकिन कल जूलिया की तर्ज पर बनी एक जादुई गुड़िया ने मुझ पर काफी दबाव डाला था। आज मेरा लक्ष्य इसके विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखना था। जब से मैंने नकली युद्ध शुरू किया है, कुछ समय बीत चुका है। मैं गहराई से डूबा हुआ था, मुझे समय बीतने का एहसास ही नहीं हुआ। ओह, मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। विसर्जन की वह अवस्था एक आनंददायक अनुभव है। एक ही प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कई बार मुकाबला करने के बाद मुझे ये समझ आने लगा कि उनसे कैसे निपटना है। बेशक अगर जादुई गुड़िया की बजाय असली जूलिया होती तो मैं बहुत पहले ही बेहोश हो चुका होता। अपने साथ लाए तौलिए से पसीना पोंछते हुए मैंने थोड़ा विश्राम किया। एक नई विशेषता अर्जित की गई है। ओह, अंततः मेरा प्रशिक्षण सफल रहा। कोई नया गुण प्राप्त करना हमेशा रोमांचकारी होता है। जब मैंने काइरेन ज़ेना क्रॉनिकल्स खेला तो चरित्र नीके, जिसे उपयोगकर्ता नियंत्रित करता था, ने कभी कभी नई विशेषताएं हासिल कर लीं। बेशक उसे कोई उपयोगी गुण प्राप्त नहीं हुए। नीके शुरू से ही मास्टर स्तर के गुणों से युक्त एक नायक थी। अब तक अर्जित सबसे उपयोगी विशेषता थी व्यापारी की आंख, जो उन्होंने व्यापारी मार्ग के दौरान विभिन्न वस्तुओं का मूल्यांकन करने के बाद प्राप्त की थी। अब मुझे जो विशेषता प्राप्त हुई वह थी तलवार आरंभक। बाजार में लगभग 5 स्वर्ण सिक्कों के मूल्य वाली यह विशेषता तलवार से संबंधित सबसे निम्न श्रेणी की विशेषता है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे ये जन्म के बाद मिला, और ये तथ्य कि अब तक मैंने जो भी प्रशिक्षण लिया है वह लुप्त नहीं हुआ है, बल्कि मेरे शरीर के भीतर ही बना हुआ है, महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि सबसे निम्न श्रेणी का गुण भी किसी गुण के न होने की तुलना में लाभप्रद है। यदि मैं परिश्रमपूर्वक प्रशिक्षण लेता हूं, तो मैं इस तलवार आरंभिक विशेषता को उच्चतर श्रेणी की विशेषताओं में विकसित करने में सक्षम हो सकता हूं। तलवार उपयोगकर्ता, तलवार विशेषज्ञ, तलवार मास्टर। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, आइरीन की तलवार विशेषज्ञ विशेषता तलवार मास्टर में बदल जाएगी। किसी भी तरह से यह एक महत्वपूर्ण अप्रत्याशित लाभ है। थियो की अयोग्यता के कारण मुझे उससे बहुत कम उम्मीद थी, इसलिए यह एक प्रभावशाली फसल है। इस दर पर मैं शायद नीके और पेल जैसे लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकता हूं। शायद। मुस्कुराते हुए मैं अभ्यास क्षेत्र से बाहर चला गया। ओह, अखाड़े के बाहर द्वंद्वयुद्ध का मैदान था, जो एक अंडाकार आकार का स्टेडियम था। पीएल अपनी आंखें बंद किए हुए वहां खड़ी थी और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस रैपियर को हिला रही थी। ये किस प्रकार की प्रशिक्षण पद्धति है? क्या वह अपनी आंतरिक आत्मा से संघर्ष कर रही है? खैर, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है।
मुझे कुछ सहनशक्ति प्रशिक्षण करना चाहिए। जब मैं इस पर विचार कर रहा था और द्वंद्वयुद्ध मैदान से बाहर की ओर जा रहा था, अरे, मैंने पीछे से पेल की आवाज सुनी। क्या क्या आप व्यस्त हैं? नहीं, चलो द्वंद्वयुद्ध करते हैं। पीएल ने मुझे स्पष्ट रूप से द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी। वह सचमुच द्वंद्वयुद्ध पर अड़ी हुई है। मैं अभी भी इतनी निर्दयता से पराजित होने के कारण भावनात्मक रूप से आहत हूं। वह मुझे फिर क्यों पीटना चाहती है? बेशक अब मैं अलग हूं। ठीक है, यह मेरी नई अर्जित विशेषता तलवार शुरुआती का परीक्षण करने का एक उत्कृष्ट अवसर है। इसके अलावा मैंने कल आयरीन को सिएना पर आधारित एक जादुई कठपुतली के खिलाफ लड़ते देखा। आयरीन का प्राथमिक हथियार एक लंबी तलवार है, जबकि सिएना का हथियार एक रैपियर है। मेरा मुख्य हथियार एक लंबी तलवार है और पील का हथियार एक रैपियर है। स्थिति बिल्कुल सही है। अब तो मुझमें भी एक खास गुण आ गया है। कम से कम मुझे उसे चराना तो चाहिए। मैं पेल के सामने खड़ा था और अभ्यास के लिए तलवार चला रहा था। हमारी नजरें मिलीं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह पागल, ऐसा कहा जाता है कि विशेषज्ञ अपने प्रतिद्वंद्वियों की आंखों में देखकर ही उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। उन आंखों ने मुझे पहला कदम उठाने का संकेत दिया। इससे दुख होगा। मैं तुरंत उस पर टूट पड़ा। लानत है। जैसी कि उम्मीद थी, कोई जवाब नहीं मिला। सोमवार की तरह ही मैं एक पंचिंग बैग बन गया। मैं 9 बार उठा और उस पर हमला जारी रखा, लेकिन मैं अभी भी पीएल के कपड़ों को छू भी नहीं सका। इस उम्र में वह इतनी कुशल कैसे है? क्या उसने किसी समय कक्ष या किसी अन्य स्थान पर प्रशिक्षण लिया था? वाह! जमीन पर लेटकर मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। मुझमें एक और प्रयास करने की ऊर्जा नहीं थी। फिलहाल पेल एक दुर्गम बाधा बनी हुई है। फिर भी मैंने प्रगति की है। सोमवार को मैं 3 हिट से आगे नहीं बढ़ पाया था, लेकिन आज ओवरलोड का उपयोग किए बिना मैंने 4 हिट हासिल कर लिए। मुझे उन तकनीकों की भी झलक मिली जो उसने पिछली बार इस्तेमाल नहीं की थी। मेरे लिए ये काफी है। अरे तुम, पील ने मेरी ओर देखते हुए कहा। क्या बुधवार की जादुई कालकोठरी घटना के दौरान आप नेता थे, है ना? हाँ, ये सही है। तो अफवाहें सिर्फ एक दिन में फैल गईं। मेरा उत्साह बढ़ गया। मैं अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की आवाज सुन सकता हूँ। आपने इसे किस तरह से मैनेज किया? ये सरल है। किसी आपात स्थिति में किसी को समूह का नेतृत्व करना होता है, और मैं इस काम के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति निकला। तुम बदकिस्मत हो। अब उठो, तुमने काफी आराम कर लिया है। पीएल ने अपनी अभ्यास तलवार मेरी ओर तान दी। क्या द्वंद्वयुद्ध में लिप्त इस व्यक्ति ने अपना विवेक खो दिया है? मैं पतन के कगार पर हूँ। मैं उसकी और नीके की तरह कोई राक्षस नहीं हूँ। चलो अब दिन यहीं खत्म करते हैं। मेरी कुछ और योजनाएं हैं। ये कहते हुए मैं खड़ी हो गई और धूल झाड़ दी। पेल ने आंखें सिकोड़ लीं। आप क्या कर रहे हैं? ये व्यक्तिगत है। ये कहकर मैं प्रशिक्षण हॉल के निकास द्वार की ओर चल पड़ा। अब तक तो उसने अपना तनाव निकाल लिया होगा, इसलिए वह अचानक पीछे से मुझ पर हमला नहीं करेगी, है ना? पेल की प्रश्नवाचक निगाहें मेरा पीछा कर रही थीं, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की और प्रशिक्षण हॉल से बाहर निकल गया। वर्तमान समय सुबह 11 बजे है। खाने के लिए यह एक अजीब समय है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये सही समय है। प्रशिक्षण कक्ष से निकलकर मैं सीधे प्रोफेसर मारी के कार्यालय की ओर चला गया। दस्तक दस्तक मैंने कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। मुझे एक आवाज सुनाई दी जो मुझे अंदर बुला रही थी, इसलिए मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। पहले की तरह मैंने पाया कि मारी किताबों के ढेर में डूबी हुई थी। उसने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। स्वागत है, थियो। नहीं, थियो लिन वाल्डेक। आज वह अलग दिख रही थी। मारी अपनी सामान्य साधारण पोशाक में नहीं थी, बल्कि वह सजी धजी थी। उसने एक सफेद शर्ट पहनी थी जो उसके सुडौल शरीर को उभार रही थी और एक तंग स्कर्ट भी। स्कर्ट के नीचे पैर कॉफी रंग के मोजे पहने हुए थे और उसके चेहरे पर सावधानीपूर्वक लगाया गया मेकअप दिख रहा था। ये वही पोशाक है जो उसने व्यावहारिक मूल्यांकन के दौरान पहनी थी। क्या वह कहीं जा रही थी? बहरहाल तथ्य यह है कि मारी ने मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाया, न कि एक छात्र के रूप में इसका मतलब था। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, मैरी जेन। यह इस बात का संकेत था कि वह बराबरी के स्तर पर बात करना चाहती थी, न कि एक छात्र और प्रोफेसर के स्तर पर। वह काफी चतुर महिला थी। जहां भी आप सहज महसूस करें, वहां बैठ जाइए। सोफे पर बैठने के बाद मैंने पूछा, आपके शोध में कोई प्रगति हुई? कुछ प्रगति हुई है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। चलो चाय पीते हैं और बातें करते हैं। आप किस तरह की चाय लेंगे? मारी उठी और एक जादुई प्रेरण उपकरण के पास चली गई।
मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। बस पुदीने की चाय नहीं। ठीक है, बस 1 मिनट रुको टिल्डा। जल्द ही मारी ने मेरे लिए मिंट चॉकलेट लिट्टे बना दिया। उद्धरण चिन्ह। मुझे सचमुच इससे नफरत थी। माफ कीजिए गूगल ट्रांसलेटर, इस फिक्स से वेबसाइट धीमी हो जाती है और हालांकि यह इतनी धीमी नहीं है कि मेरे रीड्स 0.1 मिलीसेकंड पर ध्यान दे, लेकिन विज्ञापनों के लिए सत्यापन के लिए यह जरूरी है, इसलिए मैं फिक्स अपलोड करने से पहले सत्यापन होने तक इंतजार करूंगा। माफ कीजिए, पता नहीं ये कब होगा। इन 2 हफ्तों के अंदर यह ठीक हो जाएगा। और इसके साथ ही हम मंगलवार शुक्रवार या मंगलवार शनिवार को रिलीज के लिए अधिक सुसंगत कार्यक्रम बनाने का प्रयास करेंगे, यदि हमने इसे बढ़ाकर प्रति सप्ताह 5 करने का निर्णय लिया। अभी तक निश्चित नहीं है। 2/4 चैप्टी का आनंद लें। अध्याय 43, शुक्रवार को मिलते हैं। इसे आजमाओ थियो। यह एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान से है। मैं प्यासा नहीं हूं, लेकिन ये सचमुच स्वादिष्ट है। मारी थोड़ी उदास दिख रही थी। उसने अपनी मिंट चॉकलेट लेटे का एक घूंट लिया और खाने के लिए चॉकलेट का एक टुकड़ा उठा लिया। मिठाई खाने से दिमाग साफ रहता है, पता है। तुम्हें भी इसे जरूर आजमाना चाहिए। मुझे यह मिठाई एक खास तोहफे में मिली थी, एक दुकान के मालिक से जिसे मैं जानता हूँ। अगर ग्राहक कोई भी कीमत देने को तैयार हो तो भी वे सीमित मात्रा में ही मिठाई बेचते हैं। बेशक मैं ये समझ सकता हूँ, लेकिन ये सही समय नहीं है। मेरी भूख गायब हो गई है। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। ठीक है। मारी के कमजोर जवाब के बाद फैकल्टी रूम में सन्नाटा छा गया। वहां बहुत शांति थी। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि किसी की सद्भावना को बार बार ठुकराना अशिष्टता है। लेकिन अगर यह सही नहीं है तो यह सही नहीं है। मैंने स्वयं को अपने मूल लक्ष्य की याद दिलाई। मैं यहाँ मारी के शोध में मदद करने और उसके प्रति अपने ऋण को चुकाने आया हूँ। लंबी चुप्पी तोड़ते हुए मैंने अपनी बात रखी। वैसे भी मैं सोच रहा था कि क्या आप इतने व्यस्त थे कि मुझे आने का मौका नहीं दे सके। खैर, मैं अभी इतना व्यस्त नहीं हूँ। क्या मैं व्यस्त दिख रहा हूँ? आपने ऐसे कपड़े पहने हैं जैसे कि आप आज किसी औपचारिक कार्यक्रम में जा रहे हैं। मैं संभावित रूप से असभ्य टिप्पणियां करने से बचती हूँ, जैसे कि ऐसा लगता है कि उसने अपने मेकअप में बहुत मेहनत की है। मेरा मानना है कि जिन लोगों को आप अपना पक्षधर मानते हैं, उनके साथ भी कुछ सीमाएं रखना अच्छा होता है। मारी ने अपने कंधे उचका दिए। यह कोई खास औपचारिक आयोजन नहीं है, बस हीरो एसोसिएशन का एक जमावड़ा है। लोग इस बात पर जोर जोर से बहस करते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। बस इसके बारे में सोचकर ही मेरे सिर में दर्द होने लगता है। क्या मुझे जाना ही नहीं चाहिए? नहीं, अगर यह किसी एसोसिएशन की मीटिंग है तो आपको जरूर आना चाहिए। आप व्यस्त होंगे तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुझे बताइए कि आपका शोध अब तक कहां तक पहुंचा है। ओह, तो यह इस तरह काम करता है। मुझे इसे इसी तरह लागू करना है ना थियो? मेरी ओर देखते ही मारी की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ मारी, तुम जल्दी समझ गई। जैसा कि मैंने पहले कहा, जब तक समूह का नेता सर्वोच्च स्तर का न हो, यह तरीका काम करने की गारंटी है। इस तरह से ज्यादातर राक्षसों का सफाया हो जाने के बाद मिशन पूरा करने के लिए बस कुछ ही लोगों को भेजने की जरूरत है। ओह समझा। मारी ने बार बार सिर हिलाया। वह यूं ही हीरो विभाग की सबसे युवा प्रोफेसर नहीं है। मारी मेरी सोच से कहीं ज्यादा समझदार थी। मैं उसे 2 घंटे तक समझाने को तैयार था, लेकिन उसने 30 मिनट से भी कम समय में मेरी ज्यादातर बातें समझ लीं। वाह, मैंने इस बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा था। यह विचार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? जब वह मेरी ओर देख रही थी तो उसकी हल्की हरी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इतने समय से अकेले ही शोध कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने निष्कर्षों को अन्य प्रोफेसरों के साथ साझा नहीं कर पाए। ये सच है। चूंकि अब तक आप समझ गए हैं, इसलिए मैं छोटे समूह के भेजे जाने के बाद स्थिति के बारे में बात करूंगा। मैंने अपना स्पष्टीकरण जारी रखा। हम। वाह, ये बिल्कुल सही बैठता है। एसोसिएशन में जो लोग मुश्किल से कुछ करते हैं, उन्हें भी इसके बारे में पता नहीं होगा। अब तक मारी न केवल अपने सिर से बल्कि अपने पूरे ऊपरी शरीर से सिर हिला रही थी। लेकिन ये बहुत विचलित करने वाला है। जैसे जैसे उसका ऊपरी शरीर हिलता, उसकी भरी हुई छाती भी हिलती। उसकी तन कमीज उसे संभाल नहीं पाती थी। उसकी प्रभावशाली, गहरी और सफेद घाटी की धुंधली सी रेखा दिखाई दे रही थी। मैं उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। धत्तेरी की, मुझे अपराध बोध का एहसास हुआ। मैं समझता हूं कि मैं ऐसी उम्र में हूं जहां ऐसी इच्छाएं होना सामान्य बात है। लेकिन अगर ये एक शारीरिक घटना भी है तो भी मैं कोई राक्षस नहीं हूं।
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतने अहम पल में अपनी इस छोटी सी इच्छा पर भी काबू नहीं रख पाए। ऐसा लग रहा था जैसे मारी ने मेरी अश्लील निगाहों पर ध्यान नहीं दिया था। ईमानदारी से कहूं तो जब बात विपरीत लिंग के मामलों की आती है तो मैं तर्कसंगत ढंग से नहीं सोच पाता। उसे पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे पता चल गया तो मैं शर्म से मर जाऊंगी। ये सब सिएना की वजह से है। अगर कोई मेरी छवि से अनजान मुझसे पूछे कि मैं इतना कामुक कब से हो गया, तो मैं कहूंगा कि ये तब शुरू हुआ जब कल सिएना ने मुझे गले लगाया। उस अश्लील परी ने मानो मेरे दिल की गहराई में दबी वासना को बाहर खींच लिया हो। मैं अपने कानों में उसकी खिलखिलाहट लगभग सुन सकता था। मैंने राष्ट्रगान को अपने मन में 16 गुना तेज गति से गाया। शानदार नदियां और पहाड़, अरे धिक्कार है, क्योंकि मैंने इसे बहुत जल्दी सुना दिया। मेरे अंदर के विचार बाहर निकल गए। मारी ने अपना सिर झुकाया और मेरी ओर देखने के लिए आगे झुकी। थियो, तुम अचानक ऐसे क्यों हो गए? मैं ठीक से समझ रहा हूं, तुम्हें विचारशील होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ करना। मैं बस स्पष्टीकरण के अगले भाग के बारे में सोच रहा था। मैं धीरे से पीछे हट गया। हम बहुत करीब आ गए थे। मैं अब खुद को शर्मिंदा नहीं कर सकता। अगर मैं एक और गलती करूं तो मैं अपनी जीभ काटकर मर जाना पसंद करूंगा। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए मैंने बात की। मैं अगले भाग की व्याख्या करूंगा। थियो के साथ चर्चा समाप्त करने के बाद मारी राज्य की राजधानी में एसोसिएशन के शाखा कार्यालय की ओर चल पड़ी। हालांकि उसने पहले भी थियो से इस बारे में बात की थी, लेकिन आज की सभा काफी महत्वपूर्ण घटना थी। मारी एक सामान्य मूल की नायिका थी। उसकी उम्र 20 वर्ष के आसपास थी, लेकिन उसने पहले ही उस संघ में अपनी पहचान बना ली थी, जहां अनेक नायक जुड़े हुए थे। परिणामस्वरूप उन्हें कुलीन नायकों से काफी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। वे मूर्ख जो केवल अपने परिवार के नाम पर ही भरोसा कर सकते हैं। हालांकि थियो द्वारा उसके दिमाग में ठूंस दिए गए स्पष्टीकरण के कारण मैरी का मूड खुशनुमा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये वही पिछले सेमेस्टर वाला लड़का है। उसे ऐसा आइडिया कैसे सूझा? जब उसने पहली बार थियो का स्पष्टीकरण सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर हथौड़े से वार किया गया हो। उसने कुछ ऐसा सुझाया था जिसके बारे में संघ के जाने माने नायकों ने भी नहीं सोचा था। इससे वह उन कुलीन नायकों को करारा झटका दे सकेगी जो उसे दबाने की लगातार कोशिश करते रहे थे। हे टिल्डा, एक खुशनुमा धुन गुनगुनाते हुए मारी अकादमी जाने वाली गाड़ी में सवार हो गई। दूसरी बात यह है कि वह कुछ मायनों में अप्रत्याशित रूप से आकर्षक है। मारी को संकाय कार्यालय में थियो की उपस्थिति याद आ गई। वह बार बार उसके शरीर को देखता रहा। शायद उसे लगा होगा कि उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह उसके अंतर्ज्ञान से बच नहीं सका। वह बातें अच्छी तरह समझाते हुए अचानक रुक जाता और जब वह उसके पास आती तो वह जल्दी से पीछे हट जाता। एक प्यारा बच्चा पुरस्कार का हकदार है। मारी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोपहर का भोजन करने के बाद मैं प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़ा। चूंकि कल और आज क्लब की बैठकें रद्द कर दी गईं, इसलिए करने के लिए और कुछ नहीं था। सुबह में काफी मॉक ट्रेनिंग और द्वंद्व युद्ध करने के बाद मैंने जिम जाने का निर्णय लिया। मैंने तुरंत प्रवेश द्वार को धक्का देकर खोल दिया। जिम में लगभग 10 लोग थे। वे सभी परिचित चेहरे थे। नीके, पील, एशिल्ड, मैक्स, आयशा। यहां तक कि जादूगर एंड्रू भी वहां मौजूद था। जाहिर है उसका पीछा कर रहा हूं। एक रोगाणु भयभीत जादूगर किस तरह का जिम वर्कआउट करेगा? पेल और आयशा को छोड़कर सभी ने मेरा स्वागत किया। आप सबको देखकर अच्छा लगा। मैं बहुत अच्छे मूड में हूं। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि जो छात्र पहले मुझे बड़ी ही शालीनता से देखते थे, अब वे उत्साह से मेरा अभिवादन कर रहे हैं। लोगों को सचमुच प्रयास करना चाहिए। अपने शरीर को स्ट्रेच करने के बाद मैं केंद्र की ओर गया, जहां निचले शरीर के प्रशिक्षण उपकरण रखे हुए थे। ओह, तुम यहाँ हो। मेरा मतलब है, तुम आए, थियो। आयशा ने थोड़े नाराज स्वर में मेरा अभिवादन किया। वह अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? यह उसे शोभा नहीं देता। आयशा, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, कुछ गलत नहीं है। ऐसा लगता है कि यह कोई बड़ी समस्या है, लेकिन मैंने इसमें दखल न देने का निर्णय लिया। ठीक है, समझ गया। 2 दिन पहले तो वह बिल्कुल ठीक थी। अब उसका मन कैसे बदल गया? ये भी अजीब है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूं जिसे मैंने पहले कभी जिम में नहीं देखा। यह विचार मन में रखते हुए मैंने अपनी नज़र एंड्रू की ओर घुमाई। एंड्रू, जिसने मेरी नज़रें अपनी ओर खींच ली थीं, मेरे पास आया। मैंने आयशा से सुना है कि आपने दोनों टीमों का कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया। तुमने यह बात मुझसे नहीं सुनी, एंड्रू। आयशा ने तुरंत उसे सुधारा। एंड्रू ने अपने हाव भाव संभाले तो वह फिर बोला,
हमने अपने क्लब के नियमित सदस्यों के साथ जादुई कालकोटरी वाली घटना के बारे में गहन बातचीत की। आयशा काफी हैरान थी। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी बातें थीं जिनके बारे में मुझे पता नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था और मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ। एशिल ने आपकी बहुत प्रशंसा की। ये सच है। एंड्रू हिचकिचाया और अपना मुंह बंद कर लिया। कहते हैं प्यार में लड़का बेवकूफ बन जाता है। कितना साफ दिल है। वह रोगाणुओं से डरता है, इसलिए वह दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए गए व्यायाम उपकरणों को छू भी नहीं सकता। ओह ओह, मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। मेरा अनुमान सही निकला। एंड्रू अभी भी हिचकिचा रहा था, सोच रहा था कि बारबेल पकड़े या नहीं। वह आयशा की ओर देखता रहा। क्या वो अपनी मर्दानगी दिखाने की कोशिश कर रहा है? उसे बस अपने जादू पर ही टिके रहना चाहिए। ये देखना मुश्किल है। मैं बस उसकी मदद करूंगा। जादुई कालकोटरी की घटना के दौरान नोक्टार, जो एंड्रू के साथ एक ही टीम में था, ने मुझे बताया कि कैसे वह सभी की रक्षा करने के लिए खुद से ऊपर चला गया। एंड्रू, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाओगे? ये लो। मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और एंड्रू की ओर फेंक दिया। बेशक यह एक साधारण रुमाल के लिए अत्यधिक फैशन वाली वस्तु थी, जो थियो की पसंद के अनुरूप बनाई गई थी। एंड्रू ने मेरी ओर उलझन भरी नजरों से देखा और मैंने तुरंत जवाब दे दिया। यह अप्रयुक्त है। इसे अपने हाथ पर लपेटो और इसका उपयोग करो। तुम्हें इसे वापस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। एंड्रू ने अपना सिर घुमाया, बुदबुदाया। मैं फिर हार गया और रुमाल को अपने हाथ पर कसकर लपेट लिया। वो ऐसा क्यों है? वैसे भी मुझे अपने प्रशिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। 3/4 चैप्टी का आनंद लें। इस हफ्ते हमें बोनस भी मिला। अध्याय 44। रहस्य। 1-2 दिन बाद रविवार को हीरो विभाग के छात्रावास में एक भव्य और विशाल स्थान है जो ग्रेड रैंकिंग में केवल शीर्ष 10 छात्रों के लिए आरक्षित है। आयशा के कमरे के अंदर वही समूह इकट्ठा हुआ था जो व्यवहारिक मूल्यांकन के बाद की पार्टी के लिए इकट्ठा हुआ था। नीके, पील, जंग वूही, आयशा, एंड्रू और एशिल। आयशा के नेतृत्व में वे अक्सर इस तरह की बैठकें करते थे। वे 2 दिन पहले मिले थे और वे कल फिर मिले थे। आमतौर पर ये सभाएं हंसी मजाक, हास्य विनोद और अपने दैनिक जीवन के बारे में चर्चाओं से भरी होती थीं। लेकिन आज माहौल गंभीर और तनावपूर्ण था। उन्होंने अभी तक कालकोटरी की घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं पकड़ा है। वे किसी संदिग्ध की पहचान भी नहीं कर पाए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अब भी वही स्थिति है, नीके ने गंभीर भाव से कहा। यह विषय कोई हंसी मजाक का विषय नहीं था। सभी ने नीके की बातें ध्यान से सुनी, उनके भाव गंभीर थे। नीके ने बोलना जारी रखा। उन्हें शक है कि यह कोई छात्र हो सकता है। प्रोफेसर ओक ने मुझे कक्षा की ओर से नए छात्रों की जांच करने को कहा था। उन्होंने गुरुवार को मुझसे संपर्क किया था, लेकिन मैंने आप सभी को अभी सूचित करने का फैसला किया। खैर, मैं भी यही करता। कोई भी संदिग्ध हो सकता है। पीएल ने सिर हिलाया। कुछ देर सोचने के बाद आयशा बोली, सबसे अधिक संभावना तो यह है कि सभी ने नीके की तरह ही किया होगा। लेकिन आपने ये जानकारी इसलिए उजागर की है क्योंकि आप इस समूह में विश्वास करते हैं और जांच में हमारी मदद चाहते हैं, है ना? बिल्कुल आयशा, मैं पहले इसका उल्लेख न करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझमें आत्मविश्वास की कमी थी। नीके ने दूसरों की ओर सिर झुकाकर क्षमा मांगी। हालांकि किसी ने नीके को दोष नहीं दिया। अगर वे उसकी जगह होते तो वे भी वैसा ही व्यवहार करते। एंड्रू ने अपना चश्मा ठीक किया और पूछा, क्या आपके मन में कोई संभावित संदिग्ध है? हाँ, नए छात्रों में से 5 लोग संदेह के घेरे में हैं। मुझे प्रशिक्षकों और प्रोफेसरों से कुछ जानकारी मिली है और मैंने व्यक्तिगत रूप से भी थोड़ी जांच की है। मुझे 1 मिनट दीजिए। नीके ने अपनी जेब से एक छोटी लेकिन मोटी नोटबुक निकाली। इसमें प्रथम वर्ष के छात्रों के नाम और जानकारी के साथ साथ उनके प्रमाण भी भरे हुए थे। सरसराहट। सदस्यों ने ध्यानपूर्वक नोटबुक के पन्ने पलटे और ध्यानपूर्वक पढ़ा। क्लिक करें। सारा ध्यान नोटबुक पर केंद्रित था। लार निगलने और पन्नों को पलटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अंततः जब वे नोटबुक के अंतिम पृष्ठ पर पहुंचे, सबसे अधिक संभावित संदिग्ध वह है। पेल की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। नाम स्पष्ट रूप से बताए बिना भी हर कोई ठीक ठीक जानता था कि पीएल किसे उसे कह रहे थे। हाल ही में उसने न केवल हीरो विभाग में बल्कि पूरे एलेनिया अकादमी में हंगामा मचा दिया था। एक छात्र जिसने अचानक उल्लेखनीय गुण प्रदर्शित किए, एक इंसान जिसने ऑक छात्रों के साथ मजबूत संबंध बनाए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभ्यास द्वंद्वयुद्ध में उच्च रैंकिंग वाले छात्रों को आसानी से हराया और जादू कालकोटरी घटना के दौरान असाधारण नेतृत्व का प्रदर्शन किया। वो एक रहस्यमय व्यक्ति थे, रहस्य से घिरे हुए, और उनकी क्षमता असीम थी।
थियोलिन वाल्डेर्क। सोमवार की सुबह आ गई। उफ, मैंने जम्हाई ली और अंगड़ाई ली और खुद को नींद से जगाया। यह एक संतुष्टिदायक सप्ताहांत था। शनिवार को मैंने हीरो विभाग के लिए आरक्षित प्रशिक्षण मैदान में जादुई गुड़ियों के साथ नकली प्रशिक्षण लिया। उसके बाद मैंने नोकटार और अपने अन्य ऑक सहपाठियों के साथ शारीरिक अभ्यास किया। हीरो विभाग का प्रशिक्षण क्षेत्र रविवार को बंद रहता था, इसलिए मैंने सामान्य प्रशिक्षण क्षेत्र में आयरीन से अभ्यास किया और मार्गदर्शन प्राप्त किया। स्कूल के लिए अपनी सामान्य तैयारियां पूरी करने के बाद मैं गाड़ी पकड़ने के लिए निकलने ही वाला था। कृपया इसे ले लीजिए, युवा मास्टर, एमी ने मुझे एक छोटा सा क्रिस्टल देते हुए कहा। ये क्रिस्टल लगभग 500 वॉन के सिक्के के आकार का था तथा इसका रंग धूसर था। एक परिचित वस्तु, एक संचार क्रिस्टल। ये वस्तु, जो जोड़े में आती थी, इस दुनिया में संचार के साधन के रूप में काम करती थी। बेशक यह आधुनिक टेलीफोन की तरह किसी से भी संपर्क नहीं कर सकता था। ये केवल अपने युग्मित क्रिस्टल के जरिए ही संपर्क स्थापित कर सकता था। इसके अलावा उपयोग की सीमा और आवृत्ति के संदर्भ में इसकी सीमाएं हैं। फिर भी लंबी दूरी तक संचार करने की क्षमता इस दुनिया में एक महत्वपूर्ण लाभ है। यह क्या है? मैंने अनभिज्ञता जताते हुए पूछा। यह एक आपातकालीन संचार क्रिस्टल है, युवा गुरु। मुझे लगा कि इसे अपने साथ रखना आपके लिए फायदेमंद होगा, इसलिए मैंने इसे तैयार कर लिया। निर्देश यहाँ लिखे हैं, एमी ने मुझे एक करीने से मुड़ा हुआ कागज देते हुए जवाब दिया। इसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं पहले से ही इसकी कार्यप्रणाली से परिचित था और निर्देश भी सरल थे। यह उत्तर में जादुई शहर में बिकने वाला एक उत्पाद है। मैंने इसके बारे में सुना है। एमी, क्या तुम्हारे पास दूसरा भी है? हाँ, युवा मास्टर, एमी ने अपनी जेब से संचार क्रिस्टल निकालते हुए मुझे दिखाते हुए उत्तर दिया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने मुझे दिया था। मैंने एमी की ओर देखते हुए सोचा। उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह भावशून्य बनी रही। ये परेशान करने वाला है। यद्यपि यह अपने भूरे रंग के कारण संभवतः निम्न श्रेणी की वस्तु थी, फिर भी यह काफी महंगी थी। एमी को ये कहाँ से मिला? शायद इक्विलिब्रियम से। किसी भी स्थिति में मुझे अभी इसे अपने पास ही रखना चाहिए। यह उपयोगी साबित हो सकता है। एक बार मेरे मन में यह विचार आया कि इसे स्थान ट्रैकिंग जादू से मंत्रमुग्ध किया जा सकता है, लेकिन मैंने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। वे मुझे खत्म करने के लिए इतनी परेशानी नहीं उठाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें बस इतना करना था कि जब मैं सो रहा होता तो चुपके से मेरे कमरे में घुसकर मुझे बार बार चाकू मार देते। यह एक आसान काम था। समझ गया। सामान के लिए धन्यवाद, मैंने स्कूल की गाड़ी पकड़ने के लिए रवाना होने से पहले कहा। कक्षा में पहुंचने पर मैंने देखा कि सभी छात्र, जैसी कि उम्मीद थी, उपस्थित थे। मुख्य कहानी के अनुसार आज छुट्टी का दिन होना चाहिए था। हालांकि कुछ छात्र मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे, मानो वे किसी अपरिचित प्राणी को देख रहे हों। वे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इस पर अधिक विचार न करने का निर्णय करते हुए मैंने इस विचार को नजरअंदाज कर दिया। मैं जब अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी नोकटार मेरे पास आया, जो मुझे ऐसे घूर रहा था मानो वह कोई पाठ्यपुस्तक निगल जाएगा। अरे थियो, तुमने कल क्या किया? मैंने अपनी मंगेतर के साथ प्रशिक्षण लिया। हमने जो बैंगनी बालों वाली मानव स्त्री देखी है ना? हाँ, तुम सचमुच बहुत मेहनती हो। मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन प्रशिक्षण के प्रति बहुत ज्यादा जुनूनी मत बनो। एक सच्चे योद्धा का ये भी कर्तव्य है कि वह अपने पीछे कई वंशज छोड़ जाए। उसके शब्दों पर ऑक सहपाठी हंसने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं अपनी मंगेतर के साथ उसी अकादमी में पढ़ूं। हाँ, सब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म। स्नातक होने से पहले मेरे कम से कम 10 बच्चे जरूर होंगे। टार्कन, तुम मासूम प्राणी हो। मनुष्य ऑर्क से अलग हैं। अगर तुम अभी शुरू भी करो तो भी सीमा 3 ही है। सच में। अब जब तुमने जिक्र किया है तो मुझे अचानक घर पर जुलमारन की याद आ रही है। मैंने वादा किया था कि जब मैं वापस आऊंगी तो 3 दिन तक दिन रात उसके साथ घर के अंदर रहूंगी। सोच रही हूं कि वो ठीक तो होगी। उम्मीद है उसे कोई और आदमी छीन न ले गया हो। क्या? मेरा चेहरा लाल हो गया। चुप रहो तुम ओक्स। थियो, तुम अजीब तरह से पुराने ख्यालात के हो। खैर, ये लो। नोकटार ने मुझे एक सरसराता हुआ लिफाफा दिया। मैं तो बिना छुए ही ठीक ठीक जानता था कि वह क्या है। स्पष्टतः यह एक पारंपरिक ओर्क जनजाति का अमृत था। अब आपके लिए दवा खत्म होने का समय हो गया है ना? अगर आपने इसे सही मात्रा में लिया होता तो कल रात ही दवा खत्म हो जानी चाहिए थी। आप सही हैं। धन्यवाद। मैंने लिफाफा अपने बैग में रख लिया।
इस प्रकार मैं नोकटार और मेरे और सहपाठियों के साथ बातचीत में शामिल हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, सुबह के 9:30 बज चुके थे। पहली अवधि शुरू होने का समय हो गया था। तथापि सभी लोग ध्यान दें। मारी, जो आमतौर पर प्रथम अवधि में हीरो अध्ययन का परिचय व्याख्यान पढ़ाती थी, के स्थान पर वरिष्ठ प्रोफेसर रोक ने कक्षा में प्रवेश किया। उनकी अधिकारपूर्ण गूंजती आवाज ने छात्रों को चुप करा दिया। रोक ने बोलने से पहले छात्रों को धीरे धीरे देखा। आज छुट्टी का दिन है। स्थिति ऐसी थी कि सभी लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन एक भी छात्र ने एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा इसलिए नहीं था कि हम खुश नहीं थे, हम तो बस रोक की मौजूदगी से अभिभूत थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कल छुट्टी है। कल हमेशा की तरह स्कूल जाना। छात्र चुप रहे। रोक ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। जवाब देना समझा। छात्रों ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी और रोक कक्षा से बाहर चला गया। कमरे में एक बार फिर से गहमागहमी मच गई। क्या हो रहा है? क्या ये पिछले हफ्ते की घटना की वजह से है? थियो, क्या तुम्हारे पास कोई जानकारी है? नोकटार और अन्य ओर्क्स ने मेरी ओर आश्चर्य से देखा। बेशक, मुझे पता था। पिछले सप्ताह जादुई कालकोठरी की घटना के पीछे के अपराधी को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। हालांकि उस जानकारी को सीधे तौर पर प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नहीं, स्वाभाविक रूप से मुझे पता था कि अपराधी कौन था, लेकिन यदि मैं स्वयं अपराधी का खुलासा करूं या उसे पकड़ूं, तो ये पहले से ही उलझी हुई कहानी को और अधिक जटिल बना सकता था, जिससे मैं चिंतित था। थियो पर कब्जा करने के बाद से मैंने जितनी घटनाएं की हैं, उन्हें देखते हुए मुझे उम्मीद नहीं है कि कहानी उस तरह आगे बढ़ेगी जैसे कि शुरू में थी। हालांकि मेरे लिए ये लाभदायक होगा यदि कहानी मूल कथानक का यथासंभव अनुसरण करे। किसी भी मामले में ये सच्ची शुरुआत है। व्यापक अर्थ में जादुई कालकोठरी की घटना एक पूर्व सूचना के रूप में कार्य करती है, जो ये संकेत देती है कि अकादमी खतरे का सामना करने लगी है। नीके इसे सावधानी से संभालेगी। नोकटार बोला। सच में? खैर, चूंकि हम यहाँ हैं, तो हमें जाने से पहले ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। थियो, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? जरूर। जैसे ही मैंने अपना सामान पैक किया, थियो सिएना अपने होठों पर एक विनम्र मुस्कान के साथ मेरे पास आए। तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? क्या मुझे तुम्हें कॉल करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता है? हे, आज तुम क्या कर रहे हो? सिएना मेरे दाहिने हाथ से चिपक गई। मुझे पहले उससे छुटकारा पाना था। अपने दाहिने हाथ पर महसूस हो रही नर्म अनुभूति को नजरअंदाज करते हुए मैंने नोकटार से बात की। नोकटार, प्रशिक्षण मैदान पर चलो। मैं बाद में तुम्हारे साथ आऊंगा। हे, समझ गया। नोकटार अपने दांत पीसते हुए धमकी भरे अंदाज में कक्षा के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। और सहपाठियों ने भी यही किया। चलो भाइयों, प्रशिक्षण मैदान की ओर चले। ओह, और थियो, थम्स अप। कक्षा से बाहर जाने से पहले नोकटार ने मुझे अंगूठा दिखाया। अन्य और सहपाठियों ने भी नोकटार का अनुसरण करने से पहले मुझे धूर्त मुस्कान के साथ अंगूठा दिखाया। धिक्कार है उन और कमीनों पर। हाल ही में वे मुझे लगातार चिढ़ा रहे थे। मेरा चेहरा लाल हो गया था। मैंने सिएना से छुटकारा पाने की योजना बनाने की कोशिश की। थियो, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? नीके मेरे पास आए। अरे, मैंने गलती से एक पिछला एडिट अपलोड कर दिया। मुझे लगता है कि कुछ खास नहीं, बस कुल मिलाकर क्वालिटी बेहतर है। इसके अलावा हमें विज्ञापनों के लिए मंजूरी मिल गई है। वेबसाइट कुछ समय के लिए अव्यवस्थित रहेगी। विज्ञापन कभी दिखेंगे, कभी नहीं। तस्वीरें दिखाई नहीं देंगी। लाइट मोड को रिफ्रेश करना पड़ सकता है। वेबसाइट के पुराने वर्जन नए वर्जन की बजाय दिखाई दे सकते हैं। माफ कीजिए, उम्मीद है कि यह 1 हफ्ते तक ऐसे ही रहेगा। नेम सभा में बदलाव। 4/4 चप्पी का आनंद लें। अध्याय 45 रहस्य 2। हम क्या हुआ, नीके? मैंने सिएना की ओर देखते हुए पूछा, जो अभी भी मेरे दाहिने हाथ से चिपकी हुई थी। आसपास के छात्रों की उत्सुक निगाहों के बावजूद सिएना ने हार मानने का कोई संकेत नहीं दिया। लेकिन इस बार कुछ अलग महसूस हुआ। नीके ने बातचीत शुरू की थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कोई मजाक करने आया था। मैंने जल्दी से अपने विचार एकत्रित किए। ये जादुई कालकोठरी घटना की जांच से संबंधित होना चाहिए। वरिष्ठ प्रोफेसर रोक ने नीके को प्रथम वर्ष के छात्रों की जांच करने के लिए कहा था। इस समय तक तो उन्हें अनुरोध प्राप्त हो चुका होगा। संभवतः अब तक जांच दल का गठन हो चुका होगा। हालांकि यह एक निरर्थक प्रयास था। नीके की टीम ने प्रथम वर्ष के छात्रों की गुप्त जांच की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अपराधी कोई छात्र नहीं बल्कि एक प्रशिक्षक था। जब अपराधी अपने अधिकांश साथियों को अकादमी में ले आया, तभी उन्होंने कोई कार्रवाई की। जब मैंने वह एपिसोड खेला तो मुझे बहुत निराशा हुई।
मैं इसे कभी इस तरह से नहीं संभालता। खैर, मैंने सोचा, क्या नीके मुझे जांच टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रही थी? मैं जानबूझकर कहानी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे इसमें भाग न लेने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। टीम के अन्य सदस्य इसका ध्यान रखेंगे, मुझे बस इसमें शामिल होना था। जांच दल का हिस्सा बनने मात्र से ही मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी और मैं व्यावहारिक मूल्यांकन में महत्वपूर्ण अतिरिक्त अंक अर्जित करूंगा। जब मैं इन विचारों में खोया हुआ था, नीके परेशान दिखाई दी। यह एक ऐसी बातचीत है जो हम दोनों के बीच होनी चाहिए, उसने सिएना की ओर देखते हुए कहा, जो अभी भी मेरे दाहिने हाथ से चिपकी हुई थी। ये स्पष्ट था कि वह उसे छोड़ना चाहता था, लेकिन यह मूर्ख, मेरा मतलब नीके से है, वह वैसे भी सब कुछ सुन लेगी। सिएना का आत्मा जादू अधिकांश लोगों के लिए अज्ञात था और नीके का आत्माओं के प्रति कोई लगाव नहीं था। मैं एक क्षण के लिए सिएना को देखता रहा। हे, मैं समझ गया। सहपाठियों के साथ रिश्ते बनाना जरूरी है, लेकिन ज्यादा समय मत लो, ठीक है? सिएना ने आज्ञाकारी ढंग से कक्षा छोड़ दी, हालांकि वह संभवतः अपनी आत्मा को भेजकर बातें सुनना चाहती थी। लेकिन फिलहाल सिएना की सुनवाई बंद थी। अपना ध्यान पुनः नीके की ओर मोड़ते हुए मैंने पूछा, तो वह क्या है जिसके लिए सिर्फ हम दोनों की आवश्यकता है? नीके ने कक्षा में चारों ओर देखा, जहां कुछ छात्र अभी भी रुके हुए थे। उन्होंने पूछा, क्या आपको कोई आपत्ति होगी यदि हम स्थान बदल लें? समझ गया, मैंने जवाब दिया। मैं नीके के पीछे पीछे हीरो विभाग के विशेष छात्रावास में गया। हीरो विभाग का विशिष्ट छात्रावास एक ऐसा स्थान था जो अकादमी की योग्यता आधारित दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता था, जिसमें केवल शीर्ष 10 छात्रों को ही आवास प्रदान किया जाता था, चाहे उनकी आयु, स्थिति या जाति कुछ भी हो। चलो अंदर चलते हैं, नीके ने कहा, एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखते हुए। मैंने भी ऐसा ही किया। कमरा परिचित चेहरों से भरा था, पेल, जंग, वूही, आयशा, एंड्रू, एशिल्ड, नीके और मेरे अलावा कुल 7 लोग मौजूद थे। एंड्रू मूल कहानी में समूह का हिस्सा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि भविष्य बदल गया है, लेकिन ये हमारे पक्ष में काम आया। प्रथम वर्ष के छात्रों में सर्वश्रेष्ठ जादूगर एंड्रू अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली था। वह जांच में बाधा बनने के बजाय एक मूल्यवान परिसंपत्ति साबित हो सकता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले देखते हैं कि चीजें कैसे सामने आती हैं। बेचारा एंड्रू, जहां भी आयशा जाती, वहां हमेशा दिखाई देता। किशोरावस्था में एक तरफा प्यार काफी कड़वा हो सकता है। आप सभी को देखकर अच्छा लगा, मैंने अभिवादन किया, जिस पर पेल ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया। अन्य सदस्यों की निगाहें मुझ पर पड़ी, उनके हाव भाव कुछ अस्पष्ट थे। क्या उन्हें पहले से ही मेरी मुफ्तखोरी की योजना का पता चल गया है? मैंने सोचा, और मैं समझ सकता था कि ऐसा क्यों है। 200 विद्यार्थियों में से शीर्ष 10 विद्यार्थियों द्वारा अपनी उपलब्धियों को मेरे जैसे 181वें स्थान वाले विद्यार्थी के साथ साझा करना उचित नहीं लगता। थियो, तुम यहाँ बैठ सकते हो, नीके ने मेरे सामने एक कुर्सी रखते हुए कहा। यह उच्च गुणवत्ता वाला सामान था, जो मेरे अपने कमरे में रखे सामान से प्रतिस्पर्धा करता था। नीके ने निश्चित रूप से इसे अपने पैसों से नहीं खरीदा था। शीर्ष स्थान प्राप्त छात्रों के छात्रावासों में अंतर स्पष्ट था, यहाँ तक कि फर्नीचर के मामले में भी। आपने कहा था कि हम दोनों के बीच बातचीत होगी, लेकिन यहाँ अन्य लोग भी हैं, मैंने विनम्रतापूर्वक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। नीके ने गला साफ किया और बोलना शुरू किया। माफी चाहता हूँ थियो, यह एक जरूरी मामला है। जैसा कि तुमने देखा होगा, हम अभी तक जादुई कालकोठरी वाली घटना के पीछे के अपराधी को नहीं पकड़ पाए हैं। ऐसा ही लगता है, मैंने तुरंत उत्तर दिया। एक मुफ्तखोर के रूप में भी अज्ञानता का दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। घटना के बाद कई प्रोफेसरों ने एक गुप्त जांच दल बनाया। हमने सभी संकाय सदस्यों की गहन जांच की, क्योंकि बाहरी हस्तक्षेप का कोई संकेत नहीं मिला। लेकिन अभी तक हमें अपराधी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। नीके के चेहरे पर उदासी छा गई। बेशक कोई सुराग न मिलना स्वाभाविक ही था। अपराधी ने उच्च स्तरीय जादुई कलाकृति का उपयोग करके परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की होगी, जिससे पर्याप्त तैयारी के बावजूद भी उसका प्रतिकार करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। मैंने नीके की ओर देखा और ऐसा लगा जैसे वह मेरे विचार समझ गया हो। उन्होंने निष्कर्ष देते हुए कहा, इसलिए मेरा मानना है कि अपराधी छात्रों में से ही कोई होगा। यह एक संभावना है, मैंने लापरवाही से सिर हिलाया। मूल कहानी में अपराधी को आगामी शुक्रवार तक पकड़ लिया जाएगा। भले ही मैं अपराधी को उजागर न कर पाऊं, फिर भी वे अंततः पकड़े जाएंगे। इस घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, इसलिए चुप रहना मेरे विवेक पर भारी नहीं पड़ेगा। मैंने अपनी नज़र सदस्यों पर डाली।
तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये संभवतः उनकी जांच टीम में शामिल होने का अनुरोध था, लेकिन मैं इसका उल्लेख करने वाला पहला व्यक्ति नहीं हूँ। यदि वे अधीरता से पहल करें तो स्थिति अधिक अनुकूल होगी। हालांकि जिस तरह से सदस्य मेरी ओर देख रहे थे वह अजीब लग रहा था। उनके साथ क्या है? क्या मैं चीजों को थोड़ा और आसानी से नहीं ले सकता? चूंकि मैंने एक तीसरे दर्जे के एक्स्ट्रा का शरीर संभाला था, इसलिए वे कम से कम मेरे प्रति थोड़ा सम्मान तो दिखा सकते थे। अरे, पेल ने कठोर भाव से पुकारा। क्या? बोलने से पहले उसने गहरी सांस ली। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं खुलकर कहूंगी। आगे बढ़ो, मैंने उसे प्रोत्साहित किया। पेल ने अपने होंठ कसकर काटे। तुम नहीं थे, है ना? वह किस तरह की बकवास कर रही थी? मैंने उसे घूर कर देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर से बताओ, तुम जादुई कालकोठरी वाली घटना के लिए जिम्मेदार तो नहीं हो, है ना? पेल ने अपनी गंभीरता दिखाते हुए मुझसे आंखें मिलाईं। हाँ, मुफ्तखोरी, क्या बकवास है? चीजें इतनी गलत कैसे हो गईं? मैंने एक गहरी सांस ली। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि तुम बहुत कम समय में बहुत बदल गए हो। ऐसा लगता है जैसे समय तुम्हारे लिए अलग तरह से बहता है। क्या तुमने महादैत्य के साथ कोई समझौता कर लिया है? ऐसा व्यवहार तो सिर्फ वही कर सकता है जिसने किया हो। मैंने अभी अभी एक नया गुण प्राप्त किया है, महादानव। ये तो बिल्कुल बकवास है। एक महादानव की विवेकपूर्ण दृष्टि विशेष रूप से तीव्र थी। पूरे महाद्वीप में ऐसे प्रतिभाशाली लोग थे जो समझौता करने के लिए अपनी आत्मा तक बेच देते थे। लेकिन ये स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है, पील ने कहा। उसकी नज़र थियो पर टिकी हुई थी। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। कोई भी गुण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को इतनी तेजी से नहीं बदल सकता। जादुई कालकोठरी में आपने जो असाधारण नेतृत्व क्षमता दिखाए और विषम परिस्थितियों में आपका संयमित व्यवहार, वह बहुत ही असाधारण है। पेल ने अनेक सक्रिय नायकों को देखा था, यहां तक कि उनमें से कई ऐसे भी थे जो शीर्ष 10 में स्थान रखते थे। फिर भी कोई भी थियो की तुलना नहीं कर सकता था। अपनी कमजोरी के बावजूद वह किसी परीक्षा के सुपरहीरो जैसा दिखता था। उनका परिवर्तन असाधारण था। हालांकि यदि थियो ने वास्तव में एक महान दानव के साथ समझौता किया होता तो सब कुछ ठीक हो जाता। पेल को यह अच्छी तरह पता था कि जब लोग किसी महान दानव के साथ अनुबंध करते हैं तो उनमें किस प्रकार परिवर्तन आ जाता है। उस समय की भयावहता को याद करने मात्र से ही उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वह अपना दिमाग खो रही है। तुम अब भी वापस लौट सकती हो। मुझे सच बताओ, पेल ने अपने होठों को काटते हुए दबाव डाला। यह एक ऐसा दृश्य था जिस पर वह हमेशा गर्व करती थी और धार्मिक प्रतिस्पर्धी भावना से भरी रहती थी। उसने दूसरों के सामने कभी ऐसा दृश्य नहीं दिखाया था। लेकिन थियो बस खाली आंखों से उसे देखता रहा, कुछ नहीं बोला। उसकी दुख भरी निगाहों ने उसकी बची खुची तार्किकता को भी चकनाचूर कर दिया। घोषित करना। पीएल की चीख विलाप की तरह फूट पड़ी, जिससे अन्य सदस्य आशंका से मेरी ओर देखने लगे। मेरा उबलता हुआ मन तुरंत ठंडा हो गया। यह उनकी ओर से विचारशीलता है कि वे मेरी पीठ पीछे षड्यंत्र रचने के बजाय सीधे मुझसे भिड़ गए, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस समस्या का समाधान अभी भी हो सकता है। यद्यपि वे भावी महामानव हैं, फिर भी वे अभी भी किशोरावस्था में हैं, केवल बच्चे हैं। वे भावुक हैं और उनमें अनुभव की कमी है। स्वाभाविक रूप से वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि एक उच्च स्तरीय जादुई कलाकृति कितनी मुसीबतें पैदा कर सकती है। बाहरी हस्तक्षेप के कोई संकेत नहीं मिले। संकाय सदस्यों की गहन जांच के बावजूद ऐसा कोई सुराग भी नहीं मिला जिससे ये पता चले कि अपराधी कोई छात्र ही है। यह एक सरल किंतु तर्कसंगत निष्कर्ष था। यद्यपि मैं क्रोध से उबल रहा था, फिर भी मैं समझ गया कि क्यों वे मेरे बारे में कुछ हद तक संदेह रखते थे। आखिरकार इस समय अकादमी में मुझसे अधिक अयोग्य कोई नहीं था। संदेह को दूर करने के लिए अपराधी अक्सर अपराध स्थल पर अजीब व्यवहार करते थे। मेरे पास सत्य का सारा ज्ञान था, जबकि वे अंधकार में रहे। मैंने दृढ़ता से कहा, मैं अपराधी नहीं हूं, नहीं, मैंने किसी महान राक्षस के साथ समझौता किया है। हालांकि किसी पर लापरवाही से संदेह करने के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मामला इतना गंभीर था कि सिर्फ इसलिए उसे खारिज नहीं किया जा सकता था कि वे युवा थे। आप अभी भी, पील ने शुरू किया, मुझे 2 दिन का समय दीजिए और मैं जादुई कालकोठरी की घटना के पीछे के असली अपराधी को पकड़ लूंगा, मैंने बीच में ही कहा। क्या? पीएल की आवाज उत्तेजना से कांप उठी। क्या तुम मुंह से तो बोलते हो पर कान से बहरे हो? अगर मुझे 2 दिन का समय दो तो मैं जादुई कालकोठरी वाली घटना के असली अपराधी का पर्दाफाश कर दूंगा। आप क्या करते हैं, बस इतना याद रखना, मैं आज के अपमान को कभी नहीं भूलूंगा, मैंने अपनी सीट से उठते हुए कमरे से बाहर निकलते हुए कहा।
हमें विज्ञापनों के लिए मंजूरी मिल गई है। वेबसाइट कुछ समय के लिए अव्यवस्थित रहेगी। विज्ञापन कभी दिखेंगे कभी नहीं। तस्वीरें दिखाई नहीं देंगी, लाइट मोड को रिफ्रेश करना पड़ सकता है। हो सकता है कि वेबसाइट के नए वर्जन की बजाय पुराने वर्जन दिखाई दें। माफ कीजिए, उम्मीद है कि यह ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते तक ऐसे ही रहेगा। नेम सर्वर में बदलाव। बोनस दोस्त, शुक्रिया अहमद जोनाथन। चैप्पी का आनंद लें।